साथ जो सेकंड पार्ट आपने लिखा है ये तो क्वेश्चन का ऐसा नहीं है, ये सेकंड पार्ट तो क्वेश्चन का ऐसा नहीं है, पहला क्वेश्चन ही आया हुआ है पास में। अब चैट भी नीचे जाइएगा। थैंक यू। यस, अल्लाह का शुक्र जी, वालेकुम सलाम, में ठीक ठाक। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। साथ उसमें ना बड़ा आसान सा आर्गुमेंट है। साथ लेकिन सेकंड पार्ट क्वेश्चन का नहीं है मेरे ख्याल में। जहां पे आप देखें ना बट अरिस्टोटल वाज, वो स्टेटमेंट क्वेश्चन का पार्ट नहीं था मेरा ख्याल है, वो किसी ने ऐड किया हुआ है, प्लीज कंफर्म कीजिएगा। एग्जैक्टली, ओके ग्रेट, क्योंकि वो बनता नहीं है, दोनों का रिलेशन बनता नहीं है, वो एंटायरली दो डिफरेंट चीजें। जो पहला क्वेश्चन है ना वो बेसिकली ओके 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 साथ ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, साथ इस तरह से है कि जब आता है ना प्लेटो इंटेंट्स टू बिल्ड अ साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन जिसके जरिए से वो स्टेट्समैन की ट्रेनिंग कर सके। बेसिकली आर्गुमेंट ये है कि यहाँ पे साइंटिफिक से मतलब सिस्टमैटिक है, या अगर आपको याद हो हमने अरिस्टोटल में पढ़ा था वहां साइंस से मतलब था बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। सो ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे जो स्टडी थी उसकी हमने बात की थी। यहाँ पे सिस्टम साइंटिफिक से मतलब है सिस्टमैटिक। सो ही इज ट्राइंग, जिस अगर आप देखें प्लेटो को, तो वो एक जस्टिस के अंदर तीन क्लासिफिकेशन करता है, सोसाइटी को तीन क्लास में डिवाइड करता है, उन्हें फिर एक पर्टिकुलर सेट मैकेनिज्म ऑफ एजुकेशन से गुजारता है। उससे मतलब वहां पे बेसिकली बेसिक आर्गुमेंट ये है कि प्लेटो एक ऐसी स्टेट चाहता था, प्लेटो ऐसी स्टेट चाहता था जो कि साइंटिफिक बुनियाद पे बने, और साइंटिफिक बुनियाद पे बनने का मतलब ये था कि वो ऑर्गेनाइज्ड हो, जहां सोसाइटी के अंदर पेट रोल्स हो, पेट एजुकेशन सिस्टम हो, और एक पेट प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिज्म। दैट्स व्हाट ही मींट, दैट्स व्हाट ही मेंट। तो उसकी बेसिकली आखिर स्टेट की वजह से बात है। यस गनवा, लेकिन वो यहां पे सवाल नहीं है, सवाल यहां पे ये नहीं है, सवाल भी थोड़ा डिफरेंट है। जी अमीर हमजा, एब्सोल्युटली दैट्स द पॉइंट, दैट्स ट्रू अमीर हमजा। कैटेगरिकल मतलब एक फिक्स पैटर्न्स के हवाले से जो डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट्स ट्रू। ओके, हमने लास्ट क्लास में पाकिस्तान के कंस्टिट्यूशन किए थे। जी अब्दुल रहमान, आंसर रिमेन सेम, खाली उसको आपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ करना। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन पे ही चलते हैं जी, कॉन्स्टिट्यूशन की डिबेट ही आगे लेकर चलते हैं। हम दो तीन पॉइंट डिस्कस करेंगे आज। अच्छा, इस सेक्शन में जब आप पेपर 1 के सेक्शन 2 में जाते हैं, पेपर 2 के सेक्शन 2 में, तो पाकिस्तान से रिलेटेड भी कुछ टॉपिक्स हैं जो बड़े इश्यूज इंपॉर्टेंट हैं। मुझे प्लीज कंफर्म कीजिएगा, डिड यू हैव लेक्चर्स ऑन 18th नवंबर? जी उसमें रिमशा एक लेक्चर रखेंगे, एक लेक्चर मेरा आपके पास पेपर के लिए होगा। सायरा ने नहीं किया, आरिफ ने नहीं किया, नहीं ज़रा, इट विल नॉट बी लास्ट अस। ये कैसे हो सकता है आधों का हो आधों का ना हो? ओ डिफरेंट बैचेस, अच्छा मिक्स क्लास। अच्छा मुझे बताएं जी, आप में से कौन कौन सी क्लास है? ये जो अमीर हमजा, आप लोगों की कौन सी लेक्चर था? बैच 5 का हुआ है, बैच 6 वालों का जी, बैच 3 वालों का, बैच 3 का हुआ है, ओके। और बैच 4, बैच 3 का भी हुआ है, बैच 4 नो। ओके ग्रेट ग्रेट, कोई बात नहीं, इसको हम करेंगे। उमर, ये आज की क्लास पॉलिटिकल साइंस की है, बट इट्स टॉपिक रिमेन सेम। दो तीन टॉपिक हैं जो ओवरलैप करते हैं। एक आपका सिविल मिलिट्री रिलेशंस है, वो टॉपिक ओवरलैप करेगा। थैंक यू।
सिमिलरिटी रिलेशन ओवरलैप करेगा। एक आपका ये वाला डिस्कशन जो है अच्छा मैं अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं 18th अमेंडमेंट को थोड़ा डिफरेंट तरीके से करवाऊंगा। 18th अमेंडमेंट पे मुझे जिन लोगों का लेक्चर हुआ है मुझे बताइएगा उसके बाद चैलेंजेस हुए हैं। डिड यू हैव द चैलेंजेस टू सी सिमिलरिटी सॉरी क्या नाम है इस भाई का, फेडरलिज्म या 18th अमेंडमेंट? यस ब्रीफली। ओके, मैं इसी पॉइंट को डिस्कस करूंगा जी, बट फाइन, ठीक है, मैं स्टार्ट से करता हूं जी। मैं इसको करवाता हूं जी, एक बैच का नहीं हुआ, सो आई गेस वी शुड स्टार्ट दैट बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फेडरलिज्म इन पाकिस्तान जी अमीर, आई थिंक सो इट्स इंपॉर्टेंट। अच्छा, हम इसको ना थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल साइंस में। कैसे? दो तरह से सवाल आ सकता है इसके ऊपर। देयर कैन बी टू वेज इन विच द क्वेश्चन कैन कम। एक क्वेश्चन थोड़ा जनरल सेंस में आ सकता है जिसके अंदर बात होगी फेडरलिज्म इन पाकिस्तान, या लफ्ज यूज होगा सेंटर प्रोविंशियल रिलेशंस इन पाकिस्तान, especially after 18th Amendment. Federalism in Pakistan or central provincial relations in Pakistan, specifically post 18th Amendment. या क्वेश्चन में फेडरलिज्म का लफ्ज ना हो, सेंट्रल प्रोविंशियल का लफ्ज ना हो, क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ ले 18th Amendment and its impacts on federalism in Pakistan. 18th Amendment and its impacts on federalism in Pakistan. अच्छा, अब इन दोनों केसेस में you need to know the federal structure of Pakistan from the beginning till 18th Amendment as well. ये करंट अफेयर तो है नहीं, आपको थोड़ा बैकग्राउंड लिखना पड़ेगा, आपको पास्ट की डिस्कशन करनी पड़ेगी। मैं रिपीट करूं इस पॉइंट को। इवन इफ द एग्जामिनर डज नॉट आस्क, यू हैव टू गिव द प्रीवियस फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान। यस अमीर हमजा, यस ऑल, और उसके अंदर और उसको फेडरलिज्म से लिंक करना पड़ेगा, और फिर उससे बताएंगे कि 18th अमेंडमेंट से पहले फेडरल स्ट्रक्चर कैसा था, हाउ वाज सेंट्रल प्रोविंशियल रिलेशन बिफोर दैट, एंड नाउ दैट 18th अमेंडमेंट हैज बीन देयर, तो उसके बाद फेडरल स्ट्रक्चर क्या है और उसके इंपैक्ट्स क्या आ रहे हैं दोनों सूरतों में। इज इट क्लियर? ओके, सो व्हाट वी डू इज, जब सवाल आता है फेडरलिज्म पे तो आप स्टार्ट करेंगे बाय डिफाइनिंग द फेडरलिज्म। जी असमा, अगर इंपैक्ट पे सवाल आएगा तो इंपैक्ट भी लिखने हैं, ना भी है तो भी लिखने हैं इंपैक्ट। चैलेंजेस भी अगर क्वेश्चन में पूछे तो लिखने हैं, ना पूछे तो भी लिखने हैं आपने। अगर पूछे तो डिटेल से लिखने हैं, ना पूछे तो शॉर्ट ओवरव्यू दे देना है, बट यू हैव टू राइट। तो आप स्टार्ट करेंगे जी फेडरलिज्म की डेफिनेशन से। नो आइजा, अगर करंट अफेयर्स में आता है तो आपको पास्ट डेवलपमेंट्स नहीं करनी, दैट्स द डिफरेंस। व्हेन द क्वेश्चन कम्स ऑन इन करंट अफेयर्स, आपको कोई बैकग्राउंड नहीं लिखना उसका। इज इट क्लियर अमीर हमजा? यस, बट थोड़ा सा डिफरेंस होगा। मैं बल्कि आपको अमीर हमजा इस तरह से अगर कहूं, रिकमेंड करूं कि आप पॉलिटिकल साइंस की अप्रोच जाके पाकिस्तान अफेयर्स में अप्लाई करो। मैं भी आपको पढ़ाऊंगा, आप मुझे बताइएगा कि आपने इस एंगल में पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो आपने उसको लेकर जाना है वहां पर। ओके, इनफैक्ट आपको मैं ऑनेस्टली बताऊं, आप जो थियोरेटिकल और कंसेप्चुअल डिबेट्स हैं पॉलिटिकल साइंस की, वो करंट अफेयर्स में अप्लाई कर सकते हैं। कंटेंट का मटेरियल डिफरेंट हो सकता है, बट मेथोडोलॉजी, द कॉन्सेप्ट्स, द थियोरेटिकल डिस्कशंस जो आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, यू शुड यूज इट इन एसे, यू शुड यूज इट इन सोशियोलॉजी एंड एवरीवेयर। जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे होते हैं, यहां से उठाकर आपने वहां यूज करना। सो हम स्टार्ट करेंगे
फेडरलिज्म से। फेडरेशन क्या होती है, फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरेशन क्या होती है, हम जानते हैं इस बात को। फेडरेशन इज सिंपली द, इज इट अ टाइप ऑफ स्टेट और इज इट अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट? स्टेट की टाइप है या गवर्नमेंट की टाइप है? स्टेट। ओके, ग्रेट। So, आंसर आसमान, नो नो वी वोंट। अच्छा, तो फेडरेशन को आप डिफाइन करेंगे, इट्स अ टाइप ऑफ स्टेट इन विच द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट्स द पावर्स बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड यूनिट्स। फेडरल गवर्नमेंट और यूनिट्स के दरम्यान में पावर डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसका हम फेडरेशन कहते हैं। नाउ पाकिस्तान की जो फेडरेशन है, पाकिस्तान के अंदर जो फेडरेशन है, उसके हवाले से जब आप स्टार्ट करेंगे तो मेरा आपसे सवाल ये है, जब पाकिस्तान बना था 1947 में, तो हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन था दैट वाज 1935 एक्ट। तो मुझे जवाब दीजिएगा, वाज दिस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर अ फेडरल पाकिस्तान और अ यूनिटरी पाकिस्तान? इट वाज डिक्लेयर्ड टू बी अ फेडरल स्टेट जी, पाकिस्तान फेडरेशन था। यस, वी वर फेडरेशन फ्रॉम द बिगिनिंग। 1935 एक्ट जो पाकिस्तान का टेम्परेरी, आपने 1935 एक्ट पढ़ा हुआ होगा मेरा ख्याल में, वैसे आइडिया। तो पाकिस्तान वाज डिक्लेयर्ड टू बी अ फेडरेशन। और बाय द वे, एक छोटी सी मिसाल दीजिएगा, आप लोग बचपन से जिन्ना साहब की और वो रट्टे लगाते आए हैं, 14 पॉइंट्स और पता नहीं नेहरू रिपोर्ट और जो भी रट्टे शट्टे लगाते रहे हैं, उन तमाम में एक चीज कॉमन होती थी, और वो कॉमन चीज होती थी यस इमशा, और वो थी इंडिया शुड बी अ फेडरेशन। ऐसे ही था, जिना के 14 पॉइंट्स में भी है, प्रोविंशियल टर्म में भी, और लफ्ज लिखा होता था फेडरेशन, इंडिया शुड बी अ फेडरेशन, ये पॉइंट बाकायदा लिखा हुआ करता था उसमें। तो कैसे हो सकता है कि वहां फेडरेशन और बाद में ना हो? और पाकिस्तान वैसे भी मल्टी डाइवर्स कंट्री था। ईस्ट पाकिस्तान कहाँ पे, बंगाली, पंजाबी, सिंधी, बलोची, जहाँ डाइवर्सिटी होती है वहां फेडरेशन होना जरूरी होता है। सो 1935 एक्ट के तहत पाकिस्तान फेडरेशन था, लेकिन आयरानिकली, मारिया मुझे आइडिया है, इसीलिए मैंने कहा कि रट्टे लगाए थे, क्योंकि आपको ये पढ़ाया नहीं जाता फेडरेशन क्या होती है, बट आपको उसे बताया जाता है कि फेडरेशन होती है। तो दैट्स द डायलेमा विद अस। आप बच्चे को यह ना बताएं फेडरेशन क्या होती है और उसे पढ़ा दें, ना उसे आइन का पता होता है, उसे बताया नहीं जाता ये चीजें सारी। एनीवे, नाउ पॉइंट इज कि जो 35 एक्ट है जिसके नतीजे में पाकिस्तान बना था, तो पाकिस्तान 47 में बनने के बाद वी वर डिक्लेयर्ड टू बी अ फेडरेशन। मेरा सवाल आपसे ये है, उस फेडरेशन में जब आप डिस्कशन करते हैं तो फेडरेशन में हमारे एक फेडरल गवर्नमेंट थी, और प्रोविंसेस कितने थे 47 में? हाउ मेनी प्रोविंसेस वी हैड? 2 5 2 5 2 5, सारों का रट्टा खराब है। साद का भी जवाब गलत है, सारों का रट्टा खराब है। 4 थे, 4। यस साजिद, 4 थे। ओके, 4 थे जी, ईस्ट पाकिस्तान, पंजाब, सिंध, NWFP। ईस्ट पाकिस्तान, पंजाब, सिंध, NWFP। बलूचिस्तान प्रोविंस कब बना था? 1970 के अंदर। यस 1970, 1970 में बना था। एनीहो, तो 5वां बाद, लेकिन एनीहो वो 5वां से वापस कुछ दिनों के लिए बना था, फिर एक चला ही गया हमसे, तो दोबारा 4 पे हम आ गए। तो एक फेडरल गवर्नमेंट है और 4 प्रोविंसेस हैं पाकिस्तान के अंदर। दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द फेडरलिज्म इन पाकिस्तान। कर दो शायद मजीद बात नहीं करूंगा ज्यादा, बट जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, व्हेन वी डेवलप्ड आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, लेट्स सी उस 56 कॉन्स्टिट्यूशन में पाकिस्तान का फेडरल स्ट्रक्चर क्या है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। 1956 कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम रिपब्लिक बने, हमने पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, हमारे पास एक फेडरल गवर्नमेंट है और प्रोविंसेस हैं। हाउ मेनी प्रोविंसेस वर देयर इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन?
2, यहां पे 2 हैं, यहां पे 2 आ जाएंगे। इसलिए 2 आ जाएंगे बिकॉज 19, ये बात मैं पढ़ा भी वैसे चुका हूं आपको, बिकॉज 1955 में 1 यूनिट सिस्टम वाज एस्टेब्लिश्ड। ये मेरे ख्याल में लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था। 1 यूनिट सिस्टम बना दिया गया था जिसमें जो वेस्ट पाकिस्तान के पंजाब, सिंध, एनडब्ल्यूपी वगैरह हैं, इनको इकट्ठा करके एक यूनिट बना दिया गया। यस मनोज, ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान, ये ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान, ये 2 प्रोविंसेस बन गए थे। सो पाकिस्तान की 1956 में एक फेडरल गवर्नमेंट है प्लस 2 यूनिट्स। लिस्ट कितनी थी? हाउ मेनी लिस्ट वर देयर? 3 लिस्ट्स। कौन से प्रोविंस इकट्ठे किए गए थे जी? पंजाब, सिंध, एनडब्ल्यूएफपी और ये टेरिटरीज ऑफ बलूचिस्तान एटसेट्रा। ओके, सो देयर वर 3 लिस्ट्स। वो नाम आपको पता है, फेडरल लिस्ट, यूनिट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। ये 3 लिस्ट थी। एंड हु हैड द रेजिडुअरी पावर्स? 56 कंस्टिट्यूशन में रेजिडुअरी पावर्स किसके पास थी? फेडरल के पास या यूनिट्स के पास? फेडरल के पास जी, या सेंट्रल लफ्ज लिख दिया, सेंटर भी ठीक है, फेडरल के पास सॉरी। सो इट हैड, तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर है। अब यहां पे क्वालिटेटिवली जब आप डिस्कस करेंगे तो ये पॉइंट बहुत जरूरी है जी लिखने का। मेरा सवाल ये है कि वाज देयर एनी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन? नो, दे हैड, आप ये नहीं लिखेंगे देयर वाज नो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। यस अमीर हमजा, हम लिखेंगे लिमिटेड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज गिवन। फेडरेशन होगी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी तो होगी। कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ पावर तो प्रोविंस को देनी है, वो कम देगा तो आप लिखेंगे लिमिटेड ऑटोनॉमी है। बट अमीर हमजा बिल्कुल ठीक लिखा, लिमिटेड ऑटोनॉमी लिखेंगे। वैसे तो मैंने सवाल ये पूछा था थी या नहीं थी, यस और नो, आपने नो लिख दिया, आपने ठीक लिखा। बट अगर पेपर में पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे तो आप लिखेंगे एट दैट टाइम provinces had limited, negligible autonomy at that time. अच्छा, याद रखिएगा एक टर्म, if constitution provides for a limited autonomy, this kind of federation is called centralized federation. A federation in which most of the powers are with the federal government and very few powers are given to provinces, that federation is called centralized federation. Is it clear? लस याद रहेगा centralized federation का? The federation in which provinces have limited powers or federation in which federal government has most of the powers under the constitution, it is called centralized federation. एक दूसरी टर्म भी होती है जो आपने मिक्स नहीं करनी, और वो दूसरी टर्म है स्ट्रॉन्ग एंड वीक फेडरेशन। ये सुनी हुई टर्म, स्ट्रॉन्ग फेडरेशन एंड वीक फेडरेशन? ओके, ये बड़ी वेल नोन टर्म है, स्ट्रॉन्ग फेडरेशन एंड वीक फेडरेशन। अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये है, स्ट्रॉन्ग फेडरेशन क्या होती है? व्हाट इज स्ट्रॉन्ग फेडरेशन? गुलफाम सैनिटाइजर देना। स्ट्रॉन्ग फेडरेशन एंड फुल प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हो तुम्हारी, वो स्ट्रॉन्ग फेडरेशन होती है। मनूर, इस पे आ रहा हूं, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, इसका जिक्र मैंने वैसे किया था लेकिन दोबारा होगा इसके ऊपर। मोर सेंट्रल पावर्स, मुस्तफ़ा, योर डेफिनेशन इज करेक्ट। मुस्तफ़ा की पॉइंट ठीक है जी, मैं इसको जरा एक्सप्लेन करता हूं। देखें, स्ट्रॉन्ग फेडरेशन वो होती है जिसमें प्रोविंसेस और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान में एक हार्मनी होती है। दे आर इन हार्मनी विद ईच अदर ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला। यानी आईने, यस साद, एग्जैक्टली, हैप्पी प्रोविंसेस क्रिएट स्ट्रॉन्ग फेडरेशन, एब्सोल्यूट करेक्ट वर्ड से।
If provinces and federal government are in harmony with each other, that kind of federation is called a strong federation. जहां सारे खुश और खुरम रहते हैं, जहां किसी को किसी से गिला नहीं होता, ऐसी फेडरेशन को स्ट्रॉन्ग फेडरेशन कहते हैं. जहां लड़ाइयां नहीं होती उसको स्ट्रॉन्ग फेडरेशन कहते हैं. जिस तरह हैप्पी लाइफ नहीं होती तो हैप्पी फेडरेशन भी होती है. अमीर हमजा, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट, इसमें जरा बाद में आएंगे. बट मेरा सवाल ये है, 1956 में जो कॉन्स्टिट्यूशन था, दैट प्रोवाइडेड फॉर फेडरेशन, सेंट्रलाइज्ड फेडरेशन, 2 प्रोविंसेस थे. वाज इट अ स्ट्रॉन्ग फेडरेशन? वाज इट अ हैप्पी फेडरेशन? इट वाज वीक. इट वाज वीक फेडरेशन. अच्छा, क्यों, क्या मसला था? सूबे, कौन सा सूबा खुश नहीं था और क्यों खुश नहीं था? वेस्ट पाकिस्तान नहीं, ईस्ट पाकिस्तान नाराज था. वेस्ट पाकिस्तान को क्या होना है, हम तो यहां मजे से रह रहे थे. ईस्ट पाकिस्तान नहीं मुस्तफा, ईस्ट पाकिस्तान. यस, ईस्ट पाकिस्तान. नाउ ईस्ट पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम क्या था? व्हाई दे वर अनहैप्पी? रोटी कपड़ा मकान नहीं था, क्या मसला था? ईस्ट पाकिस्तान को पावर डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मसला था? यस, एग्जैक्टली जी. पैरिटी फार्मूला एक बड़ा पॉइंट है जो आपने उठाया, फायदा ने, बाकी लोगों ने भी. पैरिटी फार्मूला एक, और इसको हम कहते हैं पैरिटी, मतलब है उनका रिप्रेजेंटेशन का इशू था, जिसको हम कहते हैं. बिल्कुल ठीक कहा साजिद आपने. दूसरा इशू था लैंग्वेज का इशू था, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज का इशू था. खुरम बिल्कुल ठीक कहा. और लैंग्वेज, रिसोर्सेज, रिप्रेजेंटेशन. मतलब वो डिस्कशन हो जाएगी, वो और डिस्कशन हो जाएगी. हम उनके चावल खाए जाते थे. अच्छा नहीं, अच्छा लिखें जी. और एक और इनको इशू था बड़ा, लैंग्वेज का इशू, रिप्रेजेंटेशन का इशू. एक था नो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी. दे वांटेड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड दे डिडंट वांट टू बी गवर्न फ्रॉम कराची. यस सलीम, दैट फीलिंग ऑफ एलिनेशन वाज इकोनॉमिक रीजन भी, पैरिटी का भी, और तीसरी वजह जो है दैट इज दे वांटेड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी. और चौथी वजह थी दैट ईस्ट पाकिस्तान वाज मोर अ सेकुलर रीजन. They wanted a secular Pakistan. They wanted a secular Pakistan, while West Pakistan was more into a kind of, जिसको कहते हैं, religious theocratic ambitions. So they were not happy with the religion thing. They were not happy with the language thing. They were not happy with the parity. They were not happy with the distribution of powers, and they were not happy with less provincial autonomy. So एक जुमले में अपने सारी पॉइंट लिखने हैं. दैट्स व्हाई हम 1956 कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं, जो फेडरेशन बनाई इस कॉन्स्टिट्यूशन ने, दिस फेडरल स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश्ड बाय द 56 कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएटेड अ स्ट्रॉन्ग, a centralized federation but a weak federation. Centralized because most of the powers were concentrated in the federal government, and weak because the East Pakistan had certain reservations on religion, on language, on parity or representation, on distribution of resources and language. Please tell me, is it clear? आज आप लोग सोए हुए हैं या मैं कुछ अजीब से पढ़ा रहा हूं? सो रहे हैं आज बच्चे? मेक सेंस? एक क्वेश्चन है जी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एग्जैक्टली होती क्या है? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब होता है जहां प्रोविंसेस हैव मैक्सिमम पावर्स.
प्रोविंशियल लिस्ट में ज्यादा सब्जेक्ट हो, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविंस को ज्यादा पावर दे, उसको हम कहते हैं प्रोविंशियल टर्न। नाश्ते का वेट करें हमारे यहाँ, हाउ लकी यू आर। ओके, आप लोग नाश्ता कर रहे हैं, हम लोग नाश्ता कहाँ कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी, 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। 1962 कॉन्स्टिट्यूशन की हम डिस्कशन में जब जाते हैं तो थैंक यू फॉर आस्किंग अ वेरी गुड क्वेश्चन जी। ईस्ट को वेस्ट से इशू था या सेंटर से? बोथ। ईस्ट को इशू फेडरल से भी था और वेस्ट से भी था। उसकी वजह यह है, वेस्ट पाकिस्तान हैड द रूलर्स, जो फेडरल गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रूलर्स थे, दे वर मोस्टली फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान। छोटे सर क्लास को नाश्ता करने चलते हैं सर। नाश्ते में क्लास, यस मारिया, दैट वाज द पॉइंट। सरकार, हम यूनिवर्सिटी में जब पढ़ते थे तो वी यूज्ड टू हैव ब्रेकफास्ट क्लासेस, वी यूज्ड टू हैव लंच क्लासेस, डिनर क्लासेस भी होती थी हमारी। तो हमने मरी में भी क्लासेस ली हुई हैं, बट दैट यूज्ड टू हैपन। बट ये अनफॉर्चुनेटली एकेडमी की क्लास है, यहाँ डिफरेंट होता है। ओके, लेट्स कम बैक टू 1962। जी मानू, एग्जैक्टली दैट्स ट्रू। Now, 1962 कॉन्स्टिट्यूशन में मोर और लेस इट वाज सेम, मोर और लेस इट वाज सेम। अच्छा, 1962 में पाकिस्तान वाज अ फेडरेशन। आसान है इसके अंदर डिस्कशन। अ फेडरल गवर्नमेंट प्लस 2 यूनिट्स। सेकंड, हाउ मेनी लिस्ट वर देयर 62 में? रट्टा चेक करता हूं आपका। हाउ मेनी लिस्ट वर देयर? One. Answer is 1. Federalist. There were only Federalist. एक ही लिस्ट थी, फेडरलिस्ट थी। अब्दुल खान, अब आप बच्चों मुझे बताएंगे, मोस्टली लोगों को डिफरेंस पता है यूनिक कैमरल में और एक लिस्ट में फर्क होता है? डू यू नो डिफरेंस? यूनिक कैमरल होता है जिसमें एक ही हाउस होता है। अच्छा, सेकंड जी, एक ही लिस्ट थी, और वो लिस्ट कौन सी थी? व्हाट वाज दैट लिस्ट? यस, फेडरलिस्ट। देयर वाज जस्ट फेडरलिस्ट जी, फेडरल लेजिस्लेटिव लास्ट। मुस्तफा, आज स्पेलिंग को क्या हो गया? लास्ट, सो ट्रू। बट फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट जो है वो एक ही लिस्ट थी। और रेजिड्यूरी पावर्स किसके पास थी? हु हैड रेजिड्यूरी पावर्स? रेजिड्यूरी पावर्स वर विद दी, अभी तक एक फेडरल का है, बाकी सारे प्रोविंसेस के हैं। देखें, अगर फेडरलिस्ट हो और एक ही लिस्ट हो, दूसरी कोई लिस्ट ना हो, तो रेजिड्यूरी पावर्स शुड ऑटोमेटिकली गो टू प्रोविंसेस, क्योंकि फेडरेशन का मतलब ही है कुछ पावर तो प्रोविंस के पास जानी चाहिए ना। अगर फेडरल भी प्रोविंस फेडरल के पास, रेजिड्यूरी भी फेडरल के पास, फिर तो हम यूनिटी बन गए ना। तो इसलिए देयर हैज टू बी वन लिस्ट विद फेडरल लिस्ट और रेजिड्यूरी पावर्स वन विद द प्रोविंसेस। अब इस फेडरेशन को हम क्या कहते हैं? इट वाज अ सेंट्रलाइज्ड फेडरेशन और नॉट? तो आप इसको अगर पढ़ेंगे तो मोस्ट ऑफ द पावर्स वर गिवन टू द फेडरल गवर्नमेंट। इट वाज अ वीक फेडरेशन। रेजिड्यूरी पावर्स, रेजिड्यूल पावर्स या रेजिड्यूरी पावर्स वर गिवन टू प्रोविंसेस, यूनिट्स कह लें वहां पे। नाउ इट वाज अ वीक फेडरेशन बिकॉज मोस्ट ऑफ द पावर्स एंड इंपॉर्टेंट पावर्स वर प्लेस्ड इन द फेडरलिस्ट। वो फेडरल के पास है, और इवन इन इमरजेंसीज प्रोविंशियल सब्जेक्ट के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट लॉ बना सकती थी। सो इसलिए ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग और आयरनिक है दैट दिस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अगेन अ सेंट्रलाइज्ड फेडरेशन, मोस्ट ऑफ पावर्स वर गिवन टू द फेडरल गवर्नमेंट। वाज इट अ स्ट्रांग फेडरेशन और अ वीक फेडरेशन? वीक वन, कमजोर थी। रेजिड्यूरी पावर्स में फिर रिपीट करता हूं आशा, रेजिड्यूरी पावर्स होती हैं जो लेफ्ट ओवर पावर्स हैं, वो पावर जो किसी जगह ना लिखी हो। एक ही लिस्ट है तो रिमेनिंग पावर्स वर गिवन टू प्रोविंसेस।
Maria, that's so true. That's so true. So true. But it's a good sarcasm. Yes, see, it was a weak federation. और वीक फेडरेशन इसलिए बिकॉज अगेन इश्यूज क्या थे, सेम इश्यूज, लैंग्वेज का इशू, रिसोर्सेज का इशू, पैरिटी का इशू, और क्या थे। अच्छा, एक और पॉइंट जो मैं नहीं लिख सका जी, सॉरी, मेरी तरफ से मदद। मुझे बताएं, जो 56 और 62 में है, दोनों में क्योंकि क्वेश्चन उठाया गया था यूनिकैमरल लेजिस्लेचर का, दोनों के अंदर यूनिकैमरल थी, एक ही हाउस था दोनों के अंदर। तो मेरा आपसे सवाल यह है, हमने थियोरेटिकली पढ़ा था फेडरेशन के कितने हाउस होने चाहिए, हाउ मेनी हाउसेस शुड बी देयर इन फेडरेशन? इट हैज टू हैव बाइकैमरल। अपर हाउस होता है टू प्रोटेक्ट द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रोविंसेस के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। अब यहां पे भी यूनिकैमरल है, यहां भी यूनिकैमरल है, विच क्लियरली मींस, जिसका बड़ा क्लियर मतलब ये हुआ कि इट वाज अनदर फैक्टर दैट मेड इट वीक फेडरेशन। मैंने कहा अगर हमारे आइन बनाने वालों ने मजहर हकीक से ही मशवरा कर लिया होता तो शायद वो बाइकैमरल बना लेते। सिंपल पॉलिटिकल साइंस की बेसिक आइडिया है, जहां फेडरेशन होती है वहां दो हाउस होते हैं, बट हमारे जो पढ़े लिखे लीडर थे, मिलिट्री वाले भी और सिविलियन भी, वो कहते कि नहीं, हम एक ही हाउस रखेंगे, एंड दैट वाज अनदर फैक्टर दैट वीकेंड पाकिस्तानी फेडरेशन। तो जब आप 56 में भी वीक होंगे, जब आप 62 में भी वीक होंगे, तो फिर 1971 होता है, then 1971 happens. So East Pakistan, when it was continuously ignored, when weak federation was continued to be weak, that becomes the chief reason why East Pakistan was lost from Pakistan. अगर कभी क्वेश्चन ईस्ट पाकिस्तान क्राइसिस पे आ जाए तो उसके अंदर बाकी कहानियां टिपिकल हैं, ज्योग्राफी का मसला, पता नहीं पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, लेकिन पॉलिटिकल साइंस वाला बंदा उसको कहेगा बिकॉज वी वर कंटिन्यूसली मूविंग टुवर्ड्स द वीकर फेडरेशन. We ignored the importance and the process of making federations strong, and only strong federations live happily together. अगर strong federation नहीं होगी, happy provinces नहीं होंगे जो ऊपर लिखा साथ ने, तो फिर divorce हो जाती है, and that's what happens over here. They were divorced. East Pakistan got separated from us, and that was very unhappy, and that was very unfortunate way of separating from West Pakistan. So ये एक बड़ी वजह बनी है 71 के अंदर. When we lost 71 Pakistan, when we lost Pakistan, East Pakistan in 71 war, then we realized and we brought some changes in 73 constitution. 73 constitution जब आया उसके अंदर थोड़ी changes आई. अच्छा, मैं 73 constitution को जब पढ़ाऊंगा तो 73 constitution से 18th amendment तक, 1973 से लेकर 2010 तक का फेडरल का एवोल्यूशन भी बताऊंगा. Zulfikar's provinces can legislate through their provincial assembly. लिस्ट सिस्टम का हाउसेस से कोई लिंक नहीं है. Provinces were to make laws from provincial assemblies. हम तो एक हाउस का मतलब ले रहे हैं, फेडरल लेवल पे, नेशनल लेवल पे एक ही हाउस था. ओके, 73 कॉन्स्टिट्यूशन, जब 73 कॉन्स्टिट्यूशन बना एट द टाइम ऑफ 73, obviously हम फेडरेशन थे, there was a federal government, and how many provinces now? कितने provinces थे? 4. Good. अगर आप जी, in both constitutions the concentration of powers were in the federal government. अच्छा, मेरा आपसे सवाल है, जब आप 2021 में एग्जाम देंगे या नहीं देंगे, अगर आप में से कोई बंदा जो एग्जाम ना दे 2022 में दे, इज देयर एनीबॉडी हु विल गिव एग्जाम इन 2022? तो आप उसको जरा फॉलो करते रहिएगा. इफ यस देन यू शुड फॉलो के ये आप सारे बदल गए हैं. तो अच्छा, एनीहाउ, नाउ जो 2022 में जब देंगे तो पॉसिबिलिटी ये है कि आप कोरोना हो गया, किसी बच्चे को कोविड हो गया, अल्लाह माफ करे, यंग लोगों को कुछ नहीं कहता,
ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, अल्लाह सबको अपनी हिफाज़त में रखे जी। ये 3 ख़वातीन को हुआ है। हाँ, हॉस्पिटल ड्यूटीज से, ये हॉस्पिटल ड्यूटी से हो जाता है। दैट मेक सेंस। वैसे वुमेन, मेरे ख्याल में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वुमेन इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है अगेंस्ट कोविड कंपेयर टू मैन, जो अभी तक स्टडीज मैंने पढ़ी हैं। जी, बल्कि अब यही है, 2 हैं, सायरा हैं जिस तरह बता रही हैं कोविड ड्यूटीज़ की वजह से, और अरबा भी हैं। अल्लाह आप सबको सेहत दे जी। बट मेक सेंस, दैट्स ट्रू। डॉक्टर्स ऑलमोस्ट सबको हो गया हुआ। नो डाउट अमीर हमजा, नो डाउट डॉक्टर्स अराउंड द वर्ल्ड, दे आर सीरियसली, वी कांट इवन थिंक अबाउट दैट। मैंने अल्ट्रासाउंड डर के मारे नहीं करवा रहा अपना, मैं हॉस्पिटल जाने के लिए कि यार जो होगा बाद में देखेंगे, हॉस्पिटल नहीं जा सकते। बट यू गॉट टेस्टेड फॉर कोविड ट्वाइस। मनु, वाज इट कंटिन्यूड या अच्छा, बोथ टाइम्स नेगेटिव, बोथ टाइम, फिर ठीक है। एनीवे, 2022 से बात चली थी। नाउ बट ऑब्वियसली इसमें काफ़ी हद तक अगर मैं आपसे कहूँ तो मेरा आर्गुमेंट यही होता है कि मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए इंसान को। मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है। यू नीड टू बी स्ट्रांग। और यंग लोग होते हैं माशाल्लाह से, आई अंडरस्टैंड, दे आर रियली स्ट्रांग पीपल। आपकी जनरेशन अच्छी जनरेशन है। अगर तो 2022 में जाना है अपने एग्जाम में, तो पॉसिबिलिटी ये है कि आप 5वां प्रोविंस भी बन जाएगा। वो आप उसको फॉलो कर लीजिएगा अगर होता है तो, जीबी के, क्योंकि इस साल तो चांसेस कम ही है सर। बट अगर बन गया तो आप उसको देख लीजिएगा, यू विल ऐड टू दैट। बट हम 73 में, जब 73 कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के टाइम पे, उस वक्त में हम उस फेडरेशन को देख रहे हैं। एक फेडरल गवर्नमेंट, 4 प्रोविंसेस। कितनी लिस्ट थी एट द टाइम ऑफ 1973? एट दैट टाइम 3। उस वक्त 3 थी, फेडरल लिस्ट, provincial list, concurrent list, and residuary powers were given to provinces. Residuary powers provinces को दी गई यहाँ पे जी, exactly true. So 3 लिस्ट थी जी, और residuary powers were given to provinces. Now it was still a centralized federation, एक still centralized federation है, but and they have less provincial autonomy, but it was not as centralized as 52 and 56 and 62 were. उतनी सेंट्रलाइज नहीं थी, बट थी सेंट्रलाइज्ड। इसमें एक एडिशनल पॉइंट ये था कि बाइकैमरल लेजिस्लेचर बना दी गई। बाइकैमरल का मतलब था अपर हाउस वाज एस्टैब्लिश्ड, और अगर बाइकैमरल होगी तो इज इट अ स्टेप टुवर्ड्स अ स्ट्रांग फेडरेशन और इज इट अ स्टेप टुवर्ड्स वीक फेडरेशन? यस, तो ऐसा नहीं था कि बाइकैमरल बनाने से स्ट्रांग फेडरेशन बन गई थी, बट इट वाज अ स्टेप टुवर्ड्स स्ट्रांग फेडरेशन। दूसरी चीज, इट वाज relatively decentralized federation, but it was also relatively stronger federation. एक because of bicameral और एक because of CCI. CCI के बारे में जानते हैं आप लोग? Council of Common Interest. Article 153 है मुस्तफा, I didn't know that. But Council of Common Interest. Yes. Council of Common Interest का बेसिक फंक्शन होता है, basic function of Council of Common Interest is the coordination or conflict resolution within the Federation of Pakistan. अगर प्रोविंस को दूसरे प्रोविंस से मसला हो, प्रोविंस को फेडरल गवर्नमेंट से मसला हो, फेडरल गवर्नमेंट को प्रोविंस से मसला हो, इसको हम कहते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल मींस between the federal government and provinces, and horizontal means among provinces. अगर कोई conflict या dispute होगा, then CCI is the forum where they could discuss, deliberate and resolve it. तो
इंटर प्रोविंशियल या फेडरल इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए एक फोरम बना दिया गया आइन के तहत सीसीआई का, एंड दैट वाज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट वाज डेवलप्ड। तो एक फोरम बना दिया जहां डिस्प्यूट रिजॉल्व हो सकते हैं, और साथ बाइकैमल बना दी ताकि प्रोविंशियल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। सो हम कहते हैं ये सारे स्टेप जो थे दैट मेड पाकिस्तान रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर फेडरेशन। इट वाज स्टिल अ वीक फेडरेशन, देयर वर स्टिल अ लॉट ऑफ इश्यूज, खासकर इकोनॉमिक के ऊपर बड़े इश्यूज थे, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पे बड़े इश्यूज थे, लेकिन स्टिल इट वाज बेटर देन द 56 एंड 62। तो अगर हम इसको सम अप करें तो हम कहते हैं 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इनिशियली प्रोवाइडेड फॉर not an ideal federation but better than what it was previously, उससे बेहतर थी। फिर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट्स होती रही, जिनमें से एक अमेंडमेंट है 8th अमेंडमेंट। अब बताइए ये पढ़िए अपनी 8th अमेंडमेंट। नो मी हमजा उसके बाद मैं बात दूंगा, करंटली आऊंगा, उसको दो अलग काम करते हैं। अच्छा, ड्यूरिंग जियाउल हक इरा जी 8th अमेंडमेंट पास हुई। उस 8th अमेंडमेंट में एक प्रोसेस जी रिवाइवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। मेरा आपसे एक सवाल है कि जब 8th अमेंडमेंट हुई तो उसके अंदर प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मेथड चेंज किया गया, और मुझे याद है मैंने आपको बताया था ये बात। और मेथड में चेंज ये थी कि इन द 8th अमेंडमेंट द प्रोविंशियल assemblies also to play role, the provincial assemblies were also to play the role in electing the president. ऐसे ही था? Yes, Amir Hamza, exactly. So when provinces were included in the electoral college of the president, will it increase the strength of federation or it will weaken it? Yes, it has been a step towards empowering provinces and therefore it helped in strengthening the federation. यहाँ पे एक वो एडवांटेज है। अच्छा, फिर मैं डायरेक्ट जंप करूंगा 18th अमेंडमेंट पे। यस, वन सेमी प्रेसिडेंशियल था, ट्रू। We'll jump to the 18th अमेंडमेंट। दरम्यान में और भी डेवलपमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। चले मैं इसको जरा एक्सप्लेन कर देता हूं, अगर आप डेप्थ में जाना चाहें तो जा सकते हैं। उसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा 8th अमेंडमेंट में 58(2)B was added up. Yes, Manu, we need to. Yes, 58(2)B में क्या था? President could dissolve the National Assembly discretionally. वो डिस्क्रेशनरी पावर है, वो जब चाहे डिसॉल्व कर सकता है। अच्छा, अब मेरा एक सवाल है, क्या गवर्नर्स भी प्रोविंशियल असेंबलीज को डिसॉल्व कर सकते थे अंडर द 8th अमेंडमेंट? यस, जिस तरह प्रेसिडेंट के पास इख्तियार है नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करने का, उसी तरीके से गवर्नर के पास इख्तियार है कि वो प्रोविंशियल असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है। हु इज गवर्नर बाय द वे? गवर्नर कौन होता है? व्हाट इज हिज ऑफिस? He is not head of the province. Head of the state तो बिल्कुल भी नहीं, head of province नहीं होता। जी आरिफ, absolutely, absolutely. Yes sir. Officially, as per the Constitution of Pakistan, the governor is the representative of federal government. वो किसी head of the state का अकेला नहीं साथ। He is the representative of the federal government in the province. अब वो फेडरेशन का नुमाइंदा होता है। इसका मतलब है अगर गवर्नर प्रोविंशियल असेंबली को डिसॉल्व कर रहा है तो इसका मतलब है फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल असेंबली को डिसॉल्व कर रही है। यही मतलब है इसका, बिकॉज फेडरल का नुमाइंदा है, वो प्रोविंशियल असेंबली को डिसॉल्व कर रहा है, तो फेडरल गवर्नमेंट अपने नुमाइंदे के थ्रू प्रोविंशियल असेंबली को डिसॉल्व करवा रही है। इज इट अ स्टेप टुवर्ड्स स्ट्रॉन्ग फेडरेशन और अ वीक फेडरेशन?
इट इज डेफिनेटली अ वीक, बिकॉज प्रोविंसेस को फेडरल गवर्नमेंट जब चाहे डिसमिस कर दे, या फेडरल गवर्नमेंट का नुमाइंदा जब चाहे डिसमिस कर दे. दिस इज द डायलेमा, दिस इज द डायलेमा. सो 8th अमेंडमेंट में जहां प्रोविंशियल पावर बढ़ाएगी इन इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट, वहां प्रोविंसेस को, प्रोविंशियल असेंबलीज को डिसमिस करने का इख्तियार फेडरल के नुमाइंदे को दे दिया गया. इट वाज काइंड ऑफ सेंट्रलाइजेशन की तरफ मूव किया. फेडरल गवर्नमेंट गॉट मोर पावर्स. अच्छा, no, answer is governor powers should not be there. There shouldn't be governors in Pakistan. जी उमरवान, it was. अब नहीं है. अच्छा, 13th amendment जब हुई, in 13th amendment this governor's power was taken away. गवर्नर की पावर वापस ले ली गई 13th amendment में in 1997. दूसरे लफ्जों में प्रोविंस पावर, प्रोविंस के ऊपर फेडरल का कंट्रोल खत्म कर दिया गया. सो अगेन इट लिबरेटेड प्रोविंसेस फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट. दिस हैपेंड इन 13th अमेंडमेंट, 13वीं अमेंडमेंट 1997 में. फिर दोबारा आई 17th अमेंडमेंट. जी एग्जैक्टली, फिर आई 17th अमेंडमेंट. 17th amendment में again governors had the power to dismiss the provincial assemblies. They again got the power to dismiss the provincial assemblies. So पाकिस्तान में जब ये जो zigzag है, ये जो गेम थी, that was being played with the provinces. कभी उनको डिसमिस करने का इख्तियार गवर्नर को दे दिया जाता था, कभी नहीं दिया जाता था. So it was a playground for Pakistan's provinces. There was no surety of provincial autonomy in these amendments. 8th amendment और 17th amendment दोनों ने जो provinces हैं उनको डिसमिस करने का इख्तियार गवर्नर्स को दिया. बल्कि 13th amendment के अंदर the power was taken away from the governors. और 13th amendment किसके दौर में हुई थी? थर्टींथ अमेंडमेंट नवाज शरीफ साहब के जमाने में. और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी किसके दौर में छीनी गई? 8th अमेंडमेंट और 17th अमेंडमेंट, मुशर्रफ एंड ज़िया. और फिर हमें कहते हैं मिलिट्री रूल को क्यों बुरा समझते हैं आप? पीपल आस्क अस व्हाई डू नॉट एक्सेप्ट इट. वी डू नॉट एक्सेप्ट इट बिकॉज दे हैव लेड टू यूजर्पिंग द पावर्स ऑफ द प्रोविंसेस. And it was civilians who restored the provincial autonomy. If Nawaz Sharif has some respect in Balochistan and not the military, उसकी बुनियादी वजह जो है वो यही है because they have given them the powers. They had ensured provincial autonomies. जी exactly मेरा same for, it's about all civilians except this civilian. इस civilian को निकाल दें, बाकियों की बात करें. No guarantees at all. जी मीर हमजा, dictators come to remove corruption of others, not theirs. अपने पापा जॉन्स खुलते हैं, दूसरों की करप्शन खत्म होती है. That's true. Okay, let's move जी 18th amendment पे चलते हैं जरा. मुस्तफा अल्लाह बचाए बस, कोरोना का एज है. अच्छा मेरा एक सवाल है आपसे, ये बैकग्राउंड लिखना बहुत जरूरी है इन आर्ट. देखें ये सारी चीजें आपको शो करेंगी कि पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट टूल्स वर यूज्ड, जिसके जरिए से जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है दैट वाज टेकन अवे फ्रॉम देम. नोट्स मिलेंगे. कौन से नोट? बैंक नोट खुलत या इसके लेक्चर के नोट्स? इसके नोट्स नहीं, रीडिंग्स पढ़ी हैं आपको दिए हुए हैं. लेकिन इस तरह से समरी की फॉर्म में नहीं मिलेंगे आपको, वो है नहीं. ओके, लेट्स गो टू 18th अमेंडमेंट. नाउ इकबाल की रीडिंग नहीं मिली तायरा?
आप में से कोई एक मुझे मेल कर दे, मैं आपको सेंड कर दूंगा जी, आप प्लीज शेयर कर दीजिएगा। सॉरी, मैंने असल में सारी चीजें सेंड की होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट आयशा। ओके चलिए, अभी ब्रेक होती है, ब्रेक में जाकर मैं करवा देता हूँ। मैम राजी हैं? मैं मैम राजिया को क्या कभी अभी ब्रेक में करा दूंगा। ओके फाइन अब्दुल रहमान। ओके जी, एम्पावरमेंट कौन सी है शमायूम? ऑब्वियसली 18th amendment इज इंपॉर्टेंट, 18th ही इंपॉर्टेंट। उमर यहाँ फेडरेशन नहीं है, यूनिटी सिस्टम है। ओके लेट्स गो टू 18th amendment। नाउ 18th amendment पे डिस्कशन करते हैं जी। 18th amendment पास हुई थी 2010 के अंदर, इट वाज पास्ड इन 2010, और 2010 के अंदर जब ये पास की गई तो इट वाज पास विद ऑलमोस्ट नियर कंसेंसस था, और तमाम पार्टीज के दरमियान में। इट्स द लेंथीएस्ट अमेंडमेंट इन पाकिस्तान हिस्ट्री, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री की लेंथीएस्ट अमेंडमेंट है। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। 110 आर्टिकल्स वर चेंज्ड अंडर दिस अमेंडमेंट, 110 के करीब, 97 जमशेद, मैंने 110 सुने हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी डिस्प्यूट रिजॉल्व करे हमारा, सेंचुरी मेरे ख्याल में पूरी हुई थी, बट एनीवे जितने भी थे, बट इट्स द लेंथ 110, मैंने भी यही पढ़ा जिशान। सो यस इट्स द लेंथीएस्ट द अमेंडमेंट इन द पाकिस्तान हिस्ट्री। उससे पहले थी 8th अमेंडमेंट, नहीं 8th वाज लेंथीएस्ट एट दैट टाइम, लेकिन उसके बाद 8th ने आर्टिकल किए थे 65 के करीब, नवीद 60s में थे उसने। इस ये जो अमेंडमेंट है ये इट्स बिगर देन दैट। एनीवे 2010 के अंदर जब अमेंडमेंट की गई, इसके अंदर देखते हैं व्हाट वर चेंजेस दैट वर ब्रॉट। अच्छा मैं फोकस करना चाह रहा हूँ फेडरल से रिलेटेड अमेंडमेंट्स पे। मैं पहले फेडरल वाली करवाऊंगा, बाकी अमेंडमेंट्स जो है वो कराऊंगा। तारा 110 आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंड किए गए, चेंज किए गए। अच्छा पहली फेडरेशन से रिलेटेड हम अमेंडमेंट्स की बात करेंगे। 1, the concurrent list was abolished. Main point, concurrent list was abolished. concurrent list abolish करने का मतलब ये है that जो concurrent list के अंदर सब्जेक्ट लिखे थे they were transferred to provinces. लिस्ट का concurrent list का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया गया, and now we were left with only 2 lists, the federal list and the provincial list. Federalist and the provincialist, only 2 lists were left. While the concurrent list was abolished, और concurrent list में जो subjects लिखे थे, all of those subjects were transferred to provinces except one. एक सब्जेक्ट ऐसा था जो प्रोविंस को नहीं दिया गया। कोई बताएगा कौन सा सब्जेक्ट था? हमेरा, आप डॉक्टर हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट के पास, हेल्थ अभी प्रोविंसेस के पास है। मुस्तफा एजुकेशन फेडरल के पास है। शफकत महमूद साहब ने 3 नेकियां नहीं की हुई। नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेन पॉलिसी तो ऑलरेडी फेडरल के पास था, वो तो कंकरेंट लिस्ट में था ही नहीं। स्पोर्ट्स भी नहीं है अमीर हमजा। चले हिंट देता हूं उसके हिंट देता हूं। फॉरेन पॉलिसी बारिया ऑलरेडी फेडरल के पास है, कैसे हो सकता है फॉरेन पॉलिसी आप कंकरेंट लिस्ट में डालें? पॉसिबल ही नहीं। और डिफेंस भी पॉसिबल नहीं है, प्रोविंसेस को नहीं दे सकते आप। एनीवे हिंट देता हूं, मैं हिंट सुने। उसके मिनिस्टर हैं वो फैसल वाउडा साहब। नहीं अमीर, वाटर रिसोर्सेज फोरम, एग्जैक्टली। वाटर एंड पावर एंड वाटर नहीं है जिशान, वाटर रिसोर्सेज की मिनिस्ट्री है। वाटर रिसोर्सेज मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं हूं, वाटर रिसोर्सेज का लफ्ज है उसमें। अच्छा मैरीटाइम की अलग मिनिस्ट्री है जी, फेडरल मिनिस्टर फॉर वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज जो है जी, वो जो पावर है वो लिस्ट में से दे दी गई फेडरल गवर्नमेंट को, बाकी जो सारे थे दे वर गिवन टू प्रोविंसेस। इज इट क्लियर?
अच्छा, अब जब आपने कंकरेंट लिस्ट प्रोविंसेस को दे दी तो उससे प्रोविंशियल पावर बढ़ी है या कम हुई है? ओनली वाटर रिसोर्सेज, यस उस्मान, उससे प्रोविंशियल पावर्स बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुई। अच्छा, कौन सी पावर्स ट्रांसफर हुई प्रोविंसेस को? व्हाट पर्टिकुलर पावर्स वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम कंकरेंट लिस्ट टू प्रोविंसेस? कुछ इंपॉर्टेंट के नाम बताएं। हेल्थ है, एजुकेशन है, साथ नो, अभी आऊंगा उसके ऊपर आऊंगा अभी। फाइनेंस है, एनवायरमेंट है, फूड है, लोकल गवर्नमेंट है, लॉ एंड ऑर्डर है, एग्रीकल्चर है, एटसेट्रा एटसेट्रा, लेबर है टू। सो देयर आर लॉट्स ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, लॉ एंड ऑर्डर, लोकल गवर्नमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बट ऑब्वियसली साथ बाकी भी हैं, पॉपुलेशन वेलफेयर, लेबर, फूड, फाइनेंस, ये सारी की सारी पावर जो है दे वर ट्रांसफर्ड टू प्रोविंसेस। इज इट क्लियर? Second, the Federalist was subdivided into two lists. Federalist 1, Federalist 2. Why do these departments also exist in federal government? Because federal government का अपना मैटर भी तो है ना, फाइनेंशियल मैटर। फेडरल गवर्नमेंट की फॉर एग्जाम्पल फेडरल टेरिटरीज हैं, अगर आप जानते हो मीर हमजा, देयर लॉट्स ऑफ फेडरल टेरिटरीज दैट दे हैव टू मैनेज। फेडरल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, फेडरल हेल्थ डिपार्टमेंट्स हैं, तो उनके लिए वो इस्तेमाल होता है। स्कोप लिमिट कर दिया गया, मिनिस्ट्री जरूर है बट स्कोप लिमिट कर दिया गया, प्रोविंसेस में वो मैनेज नहीं करते। फेडरलिस्ट 1, फेडरलिस्ट 2। फेडरलिस्ट 1 जैसा वो साथ में लिखा हुआ है, फेडरलिस्ट 1 इज द लिस्ट ऑन विच फेडरल गवर्नमेंट हैव exclusive power to legislate. It's a list on which federal government has exclusive powers, have discretionary powers to legislate. यानी फेडरल गवर्नमेंट बगैर किसी से मशवरा किए जो चाहेगी लॉ बना सकती है। That's in the Federalist 1. Federalist 2 में the federal government can legislate. In Federalist 2, the federal government can legislate, but only after the approval from the CCI. Federalist 2 में जो सब्जेक्ट्स लिखे गए हैं उन पे लॉ मेकिंग फेडरल गवर्नमेंट करेगी आफ्टर द अप्रूवल फ्रॉम द CCI, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। और आई अज्यूम आपको बेसिक आइडिया होगा, मेजॉरिटी मेरे सर, मेरा नहीं ख्याल कंसेंसस पॉसिबल है। आई डाउट दैट, वैसे बाय द वे आई एम नॉट 100% श्योर, अगर कोई आप से कंफर्म कर ले, लेकिन मेरा ख्याल CCI में मेजॉरिटी वोटिंग होती है, बट इसको कंफर्म कर लीजिए। जिशान कंसेंसस से होती है। जिशान मैं शुरू में यही समझा था, बट मैंने किसी जगह पे पढ़ा था कि मेजॉरिटी से वोटिंग होती है, बट एक दफा प्लीज वेरीफाई कर लीजिएगा। इफ जिशान यू आर श्योर तो देन फाइन, अदरवाइज एक दफा वेरीफाई कर लीजिएगा जी आप लोग। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल और है, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल पे नहीं आता। फेडरलिस्ट 2 में जो CCI है, ओके जिशान श्योर है जी, सो लेट्स अज्यूम इट्स अ कंसेंसस। सो CCI काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, इसके अंदर होते हैं प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन भी होती है। अब भी आऊंगा CCI की डिस्कशन में। सो इन अदर वर्ड्स, प्रोविंसेस हैड अ रोल इन legislation related to Federalist 2 subjects. CCI has been given, yani provinces have been given a role in legislation related to subjects mentioned in the Federalist 2. अब जरा एवोल्यूशन चेक कीजिएगा, ये जुमला अगर आप सुनेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। 56 कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट थी और एक रेजिडुअरी पावर्स, उन 4 में से 3 का इख्तियार फेडरल के पास था। फेडरलिस्ट का भी इख्तियार फेडरल के पास, कंकरेंट लिस्ट में अल्टीमेट अथॉरिटी फेडरल की, और रेजिडुअरी पावर भी प्रोविंसेस के पास, फेडरल के पास।
प्रोविंसेस के पास बच बचा के सिर्फ प्रोविंशियल लिस्ट थी, यूनिट लिस्ट। 1973 में फेडरल के पास एक लिस्ट बची, अब 56 में 3 थी आउट ऑफ 4। अब 73 में 18th अमेंडमेंट के बाद फेडरल के पास एक लिस्ट, और वो लिस्ट भी पूरी नहीं उनके पास। सो वी हैव मूव्ड फ्रॉम हाईली सेंट्रलाइज्ड फेडरेशन to highly decentralized federation. But this did not happen overnight. This happened slowly, gradually. ये पॉइंट समझ आया जी? 56 में प्रोविंसेस के पास सिर्फ यूनिट लिस्ट थी। नाउ फेडरल गवर्नमेंट के पास एक ही लिस्ट है, वो भी पूरी लिस्ट नहीं है। That is the movement we have moved from highly centralized to highly decentralized federation. ये एवोल्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। Anyhow, so this is Federalist 2, CCI की बात हम कर रहे थे, CCI and all that. Let's go to the third point, CCI. CCI के बारे में कुछ चेंजेस की गई, दो मेन चेंजेस थी। There are two main changes. One, तो ये सेकंड पॉइंट ये आ जाएगा। CCI का जब बनी थी 73 में, मौजूद तो पहले से है, बट उसका बुनियादी मैंडेट था कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को सॉल्व करना। इट्स बेसिक फंक्शन वाज टू हैव कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। वर्टिकल से मतलब है बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंसेस, हॉरिजॉन्टली मींस प्रोविंस टू प्रोविंस। पंजाब सिंध का मसला हो हॉरिजॉन्टल कहला जाएगा, लेकिन अगर सिंध का फेडरल गवर्नमेंट से मसला हो तो वर्टिकल कहलाएगा। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए सीसीआई बनी थी। अच्छा, आपसे एक सवाल है छोटा सा, मैं जगाने के लिए सवाल पूछ रहा हूं, खासकर लॉ वालों से। पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल एक और इदारा भी है जिसका काम है फेडरेशन में, यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करना। सीसीआई के अलावा भी एक इदारा है नेशनल लेवल पे। मुस्तफा एब्सोल्युटली राइट जी, सुप्रीम कोर्ट से जुडिशरी नहीं कहेंगे अब्दुर्रहमान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। वेरी गुड। फर्क क्या है सीसीआई में और सुप्रीम कोर्ट में? दो फर्क हैं। एक, सुप्रीम कोर्ट कैन रिजॉल्व डिस्प्यूट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, while the CCI resolved political issues. अमीर हमजा, कोर्ट में कौन सी फौज बैठी होती है? वो भी तो सिविलियन ही होते हैं। इट्स नॉट फॉर सिविलियंस। नो नो उमर, हॉरिजॉन्टल इज बिटवीन प्रोविंसेस, एक प्रोविंस का दूसरे प्रोविंस से। अच्छा, सीसीआई जो है वो पॉलिटिकल नेचर के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करती है, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज को रिजॉल्व करती है। दूसरा फर्क, द सुप्रीम कोर्ट गिव्स verdicts and decisions, while CCI is a resolution through consultation. CCI is resolution through consultation, while Supreme Court is through decision. कैसे कुरातलैन, अगर आप इसको एक्सप्लेन कर लें, why they are not truly represented? Doesn't CM represent the provinces? अच्छा, यस मुस्तफा, जिशान ने ऊपर कमेंट किया, उन्होंने कहा जी कंसेंसस होता है, कंसल्टेशन मैंने कहा था, प्रोविंसेस आपस में कंसल्टेशन करते हैं, फेडरल गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन करते हैं और रिजॉल्व करते हैं सॉर्ट ऑफ। सो आप कह सकते हैं डायलॉग का फॉरम है, सुप्रीम कोर्ट डायलॉग का फॉरम नहीं है। बलूचिस्तान इज सफरिंग, दैट्स ट्रू, बट उसमें सीसीआई के अंदर बहरहाल समहाउ हर प्रोविंस का सीएम ही आता है सॉर्ट ऑफ। एनीहो, तो एक तो सीसीआई का रोल बना जी कि उसका ओरिजिनल रोल था वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, बट नाउ इट आल्सो गॉट अ लीगल रोल बिकॉज
फेडरलिस्ट 2 पे जब लेजिस्लेशन होगी तो सीसीआई जो है वो उसकी अप्रूवल मस्ट है। दूसरा, CCI's meetings were also made more frequent. Previously, before 18th Amendment, CCI was to meet at least twice a year. साल में 2 बार मिलना होता था. Now it has to meet within 90 days. Within 90 days, CCI का मिलना जरूरी है. Which means साल में कम से कम कितनी मीटिंग्स होंगी? How many in a year? 24 मुस्तफा, माय गॉड, 4 6 नहीं, मैथ 90 190 90 days 90 okay, so 90 days, yes Umar, exactly 2. So ये दो, so CCI was more asked to meet more frequently than previously before that. वैसे इस पे अमल कभी नहीं हुआ. It was never practiced. ना नवाशी साहब ने किया. नवाशी साहब कहते हैं आइन को फॉलो नहीं करते मिलिट्री वाले. तो उनसे किसी ने पूछा आप भी तो CCI की मीटिंग बुलाते नहीं रहे. आइन में लिखा है 4 बार मीटिंग होना लाजमी है, आपने बुलाई साल में 4 बार. धन्यवाद. मसला ये है कि अपनी मर्जी की इंटरप्रिटेशन, हम अपनी मर्जी की कुरान की आयतें उठा लेते हैं, अपनी मर्जी की हदीस उठा लेते हैं, और हमारे जमहूरियत वाले अपनी मर्जी के आर्टिकल उठा लेते हैं कि यहाँ पे वायलेशन हुई और यहाँ पे नहीं हुई. बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन एंड अनफॉर्चुनेटली ऑल द गवर्नमेंट्स हैव फेल्ड. इसका मतलब है हमारे पाकिस्तान में CCI की मीटिंग का कॉन्स्टिट्यूशनली ना होना, दिस ओनली शोज दैट वी आर एवर्सिव टू डायलॉग प्रोसेस. हमें डायलॉग्स अच्छे नहीं लगते, हम डिसीजन लेना जानते हैं, हमें डायलॉग करना, डिस्कशन करना, कंसल्टेशन करना अच्छा नहीं लगता. Exactly, Munisa, that's true, and that's a dilemma over here. तो ये CCI का जो बड़ा dilemma है वो यहाँ पे ये important. 4th point, hard talk. Exactly. सवाल पूछा गया था उनसे कि नवाशी साहब भी तो जनरल ज़िया-उल हक के साथ करके आए हैं, तो वो कहते हैं एवोल्यूशन था. तो मेडिकल वालों की, बायोलॉजी वालों ने एवोल्यूशन के मीनिंग नया याद रखिएगा प्लीज, ये नया एवोल्यूशन आ जाता है. ओके, 4th पॉइंट. बहुत इंपॉर्टेंट है जी, और वो है नेम्स एंड स्पेलिंग्स वर चेंज्ड. नाम चेंज किए गए, स्पेलिंग चेंज किए गए. कौन से नाम चेंज किए गए? NWFP का नाम रखा गया केपी, के नहीं लिखना, केपी लिखना है. केपी खैबर पख्तूनख्वा, यस केपी कहना उसको. अच्छा, और फिर उसके बाद बलूचिस्तान के स्पेलिंग में यू डाला गया, नहीं यू खत्म करके ओ डाला गया. मारिया ने ठीक लिखा. यू खत्म नहीं किया गया, यू वॉज एबॉलिश्ड. BALU के बजाय BAOLO डाल दिया गया. एग्जैक्टली, BALOCHISTN, ये स्पेलिंग चेंज किए गए. यस, ट्रू. और फिर सिंध के स्पेलिंग चेंज किए गए. सिंध में H was added up, SIND, यस एग्जैक्टली, ट्रू मारिया. सिंध टू सिंध was added up. तो एक they were small demands but they were important ones. अच्छा, there was provision related to NFC. आज आपकी क्लास में सर आ रहा है वैसे जी. अच्छा, नहीं ऐसा नहीं है अमीर हमजा, रिसोर्सेज वाली बात इंपॉर्टेंट नहीं. अच्छा, अब इस पे आने लगा हूं जी. ये क्यों नेम चेंज करने से क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, मुझे लगता है कि दिस रिलेट्स टू योर आइडेंटिटी. दिस रिलेट्स टू योर आइडेंटिटी. मिसाल के तौर पर एक मैं इसको और तरह से लेता हूं अमीर हमजा. मैं ये समझता हूं कि देखें, आप एक प्रोविंस हैं एंड यू वांट टू बी नेम्ड योरसेल्फ. आप चाहते हैं कि आपके नाम की स्पेलिंग या आपका नाम वो हो जो आप चाहते हो. ठीक है, यस एग्जैक्टली हमजा. यू वांट टू बी कॉल्ड व्हाट यू लाइक टू बी कॉल्ड.
So it's more a matter of identity rather than the O or H or Khyber Pakhtunkhwa and all that. हमारे प्रोविंसेस के नाम इन्होंने रखे ही नहीं, प्रोविंसेस ने ये नाम रखे गए बाय कॉलोनियल मास्टर्स एंड दे वर रॉन्गली. तो ये ऐसे ही है जैसे मेरे नाम की स्पेलिंग है अहमद, AHMED. तो मेरा पॉइंट ये है कि मुझे कोई AHMED लिखे, मुझे आपको पता है मैट्रिक से लेकर एमफिल तक मैंने अपनी तमाम डिग्रीज इस बुनियाद पे चेंज करवाई बिकॉज आई वांटेड माय स्पेलिंग्स टू बी AHMED नॉट AD. So it's my likeness for that, and it's an issue of my identity. So I should have the right to change it if I have to. मुझे एक दफा मतलब बोर्ड वालों ने कहा कि जी आप A से E क्यों करवाना चाह रहे हैं, तो I said it's my name and I would like to be called that way. तो मेरे ख्याल में हर इंसान की अपनी होती है. अब बल्कि मुझे इससे याद आ गया, मैं आपको सवाल दूं, ये जो फेडरलिज्म पे अच्छी रीडिंग अगर आपने पढ़ना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी रीडिंग पढ़ना चाह रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा फेडरलिज्म पे, 18th अमेंडमेंट पे नहीं, फेडरलिज्म पे. तो आपको डॉक्टर मोहम्मद वसीम है लम्स के, अगर आप शायद नाम सुनाओ, उनका एक आर्टिकल है फेडरलिज्म इन पाकिस्तान. आप गूगल में जाइएगा, 2011 का आर्टिकल है मेरे ख्याल में, डॉक्टर मोहम्मद वसीम का, फेडरलिज्म इन पाकिस्तान. इट्स अ वंडरफुल आर्टिकल. मुझे इसलिए याद आया कि आप उनके स्पेलिंग के अगर आप पढ़िएगा, MOH 2010 में आया था हम ना, थैंक यू फॉर शेयरिंग. वो मोहम्मद वसीम MOH लिखते हैं, उनके नाम के साथ UH लिखे तो वो माइंड करते हैं इस बात को. He was the chairperson in Kazim University IR डिपार्टमेंट, वहाँ पे होते थे, फिर लम्स में आ गए. तो जब उनके साथ कोई क्लर्क स्पेलिंग लिखता था और उनके आर्टिकल उनका नाम MUH लिखता था, he used to mind that, वो वापस कर देते थे. He would never sign that letter having MUH. तो हर बंदे की अपनी चॉइस होती है. So sometimes people are very. Thank you sir for sharing this link जी, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये जरूर पढ़िएगा. थैंक यू निशा अगेन. तो कहना ये चाह रहा हूं कि सम पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट. यस समर, एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट. सो आई गेस ये कोई इम्पैक्टफुल नहीं है, आई एग्री. इसका कोई ऑन ग्राउंड इम्पैक्ट नहीं पड़ता, रिसोर्सेज में इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बट आइडेंटिटी पे जरूर पड़ता है. और ये आइडिया दैट आपके पास ये इख्तियार है कि आप अपना नाम अपनी मर्जी से रख सकते हैं और चेंज कर सकते हैं, दैट वेरी आइडिया, दैट वेरी थिंग इज इंपॉर्टेंट. यस ट्रू, एग्जैक्टली. बहुत से लोगों को होता है. इट्स सेल्फ सेटिस्फैक्शन. इट्स लाइक द आइडिया दैट यू आर एम्पावर्ड टू टेक डिसीजंस अबाउट योरसेल्फ. यू कैन मेक डिसीजंस, यू कैन मेक चॉइसेस. तो मैं इसको बड़ा सिग्निफिकेंट समझता हूँ, इंपॉर्टेंट. और केपीके का तो बिल्कुल जस्टिफाइड है बिकॉज वहां की नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस इज नॉट द नेम, इट्स द लोकेशन. सो यू हैव टू नेम योरसेल्फ एंड दे हैव टू नेम ऑन द बेसिस ऑफ योर आइडेंटिटी. और वहां पख्तून मेजॉरिटी में है तो इट वुड मेक सेंस. यस. सो इट्स मोर लाइक जिस तरह प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होती है ना, इट्स लाइक अ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी. इट्स लाइक प्रोविंशियल ऑटोनॉमी. द प्रोविंसेस मस्ट बी ऑटोनोमस टू एटलीस्ट. वो रिसोर्सेज भी क्या ऑटोनोमस होंगे जो अपना नाम नहीं रख सकते खुद. एंड दैट्स व्हाई इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेंज देयर नेम्स. 6 पॉइंट, अच्छा सॉरी 5th पॉइंट, एनएफसी पे जाते हैं. उस्मान, मुझे 2 साल लगे अपने मैट्रिक से लेकर एमफिल तक डॉक्यूमेंट चेंज कराने में. 2 साल लगे मुझे जस्ट ए और ई की वजह से, बट आई हैड टू बिकॉज आई लाइक इट. एनएफसी. अच्छा अगे, अच्छा एनएफसी के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, जरा गौर से सुनिएगा प्लीज. और पॉइंट ये है कि एनएफसी फार्मूला तो चेंज नहीं किया, कॉन्स्टिट्यूशन में फार्मूला नहीं होता. एनएफसी के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट चेंज थी, दैट वाज द फैक्ट दैट दिस कॉन्स्टिट्यूशन सेड एनएफसी अवार्ड कैन नॉट रिड्यूस द शेयर ऑफ provinces. The constitution provided under 18th amendment that the share of provinces cannot be reduced. Increase किया जा सकता है, but provinces का share जितना था 2010 में, what it was in 2010, it could not be reduced. तो मेरा आपसे सवाल ये है, 2010 में 7th एनएफसी एनफोर्स हो चुका था और उस 7th एनएफसी में कितने शेयर थे प्रोविंसेस के? व्हाट वाज द शेयर ऑफ द प्रोविंसेस? जिन लोगों ने एनएफसी पढ़ा हुआ, –
नो, नॉट 53%, 56% इज क्लोज बट नॉट एग्जैक्टली। आपने ये पढ़ा हुआ नहीं? यस सादुर रहमान, यू आर राइट, 57.5%। 57.5%। अच्छा, तो जो वही वाली बात ना उस्मान, वही सेम वाली बात हो जाएगी। सो द क्वेश्चन इज प्रोविंसेस शेयर जो है 57.5% है, फेडरल गवर्नमेंट का शेयर बन जाएगा 42.5%। सो फेडरल का शेयर कम हो सकता है, प्रोविंसेस का शेयर अब कम नहीं होगा। दिस थिंग वाज एडेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। दिस अगेन अ वेज, इसको हम कहते हैं प्रोविंशियल फाइनेंशियल इकोनॉमी वाज इंश्योर्ड। प्रोविंस की फाइनेंशियल इकोनॉमी जो थी दैट वाज इंश्योर्ड थ्रू दिस वे। Is it clear? Sixth point. The power of governor's power to dismiss provincial assembly was taken away. 18th amendment में now the governors could not dismiss or dissolve the provincial assemblies. ये भी important point है। Seventh, लास्ट, नहीं मैंने प्रेसिडेंट नहीं कहा उस्मान, प्रेसिडेंट का लिंक फेडरलिस्ट से नहीं है ना। प्रेसिडेंट तो नेशनल असेंबली को डिसमिस करता है, नेशनल असेंबली का फेडरेशन से लिंक नहीं है। हम तो प्रोविंसेस की बात कर रहे हैं। वो वैसे तो प्रेसिडेंट की पावर खत्म कर दी गई बट हम उसको लिखेंगे नहीं। हम गवर्नर्स कुड नॉट डिसमिस द प्रोविंशियल असेंबली एंड दिस इज हाउ प्रोविंसेस वर फ्रीड फ्रॉम द कंट्रोल बाय द फेडरल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स। नो अमी हमजा, फार्मूला 7th एनएफसी अवार्ड वाला है बट ऑब्वियसली बात है हम उस पर आगे आगे, हमें अब 10th एनएफसी अवार्ड होने जा रहा है। नाउ वी मूविंग टुवर्ड्स द 10th अवार्ड बट फार्मूला वही चल रहा है पीछे वाला। 7th एंड लास्ट पॉइंट, जिशान, दैट पावर वाज स्टिल देयर। गवर्नर रूल की पावर तो अभी तक मौजूद है। ओके, 7th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इस तरह से है कि जो जिशान गवर्नर रूल की बात करें, अच्छा जिशान मेरे ख्याल में मुझे करेक्ट कीजिएगा प्लीज, मेरे ख्याल में लफ्ज गवर्नर रूल नहीं है, मेरे ख्याल में है इमरजेंसी, प्रोविंशियल इमरजेंसी का लफ्ज है और उसी को हम गवर्नर रूल अपनी जुबान में कह देते हैं मेरे ख्याल में। अच्छा, होता इस तरह से है कि जो प्रोविंशियल इमरजेंसी है अब पहले लगाती थी फेडरल गवर्नमेंट, अब लगेगी प्रोविंशियल असेंबली अगर रेजोल्यूशन पास करेगी तो गवर्नर रूल लगेगा, इमरजेंसी लगेगी, ऐसा ही है। यस, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से वहां असेंबली जो है वो रेजोल्यूशन पास करेगी तो एक किस्म की प्रोविंसेस को प्रोटेक्ट किया गया फ्रॉम द गवर्नर्स कंट्रोल, दैट्स ट्रू। तो खत्म नहीं किया गया, उसके ऊपर कंडीशन लगा दी गई, प्रोविंस डिमांड करेगा तो होगी अदरवाइज नहीं होगी। ओके, 7th एंड लास्ट पॉइंट ऑफ द फेडरलिज्म इन पाकिस्तान और वो है द रोल ऑफ सेनेट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। क्योंकि सेनेट रिप्रेजेंटेटिव को फेडरल प्रोविंसेस को जाहिर करता है, रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स द प्रोविंसेस, सो सेनेट्स अप्रूवल वाज मेड मैंडेटरी इन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। और सेनेट की अप्रूवल की बात करूं, सेनेट्स रोल वाज मेड इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। सॉरी, सेनेट की अप्रूवल की बात नहीं कर रहा, सेनेट हैड अ रोल इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। यस सिमशा, बट दे न्यू दैट इट कुडंट हैपन एट दैट टाइम। अच्छा, अब सेनेट में सेनेट का क्या रोल है आप लोगों ने मेरे ख्याल में पढ़ा होगा, देयर इज अ जुडिशियल कमीशन आफ्टर विच मैटर विल गो टू पार्लियामेंट्री कमेटी, और पार्लियामेंट्री कमेटी में ओ माय गॉड सायरा नहीं, जुडिशियल कमीशन और पार्लियामेंट्री कमेटी दोनों का रोल है। ये नहीं था जुडिशियल कमीशन का रोल बाद में आया था, जुडिशियल कमीशन विल फॉरवर्ड द नेम टू पार्लियामेंट्री कमेटी,
पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर 8 मेंबर्स हैं, 4 फ्रॉम सेनेट, 4 फ्रॉम नेशनल असेंबली। सायरा 19th अमेंडमेंट के बाद पार्लियामेंट्री कमेटी की पावर्स को बढ़ाया गया है, इट हैज इंक्रीज्ड। कैसे? बिकॉज नाउ इट वाज क्लियरली रिटन दैट पार्लियामेंट्री कमेटी कैन send the names back to judicial commission but only after explaining the reasons. वो reason देगी why it is rejecting or refusing to accept the names given by judicial commission. लेकिन उसका रोल खत्म तो, ये कम तो नहीं हुआ। आपने जो वालिश लिखा है मेरे ख्याल में कम भी नहीं हुआ। It can still send back proposals to judicial commission but with the note stating the reasons. साथ इसको मैं और तरह से देखता हूं, नहीं वो तो ठीक बात है, मेंबर्स ज्यादा होने से पावर तो नहीं बढ़ती। साथ कैसे पावर बढ़ी है उसकी? हाउ द पावर हैज इंक्रीज्ड? कैन पार्लियामेंट्री कमेटी नाउ रिजेक्ट द जुडिशियल कमीशन नेम्स? मेरा आंसर है यस दे कैन। ओके साथ वही ऐसा था, ये कॉम्प्लिकेटेड डिबेट है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड डिबेट है। मैं इसको शॉर्टली बताता हूं, अगर आपको समझ नहीं आए किसी को तो कोई बाकी लोग ना प्लीज लिखिएगा। वही ये था कि जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, क्योंकि मैं इसका फर्स्ट हैंड विटनेस हूं जब ये हो रहा था सारी डिबेट, वही ये था कि जब पहली दफा 18 अमेंडमेंट पास हुई, उसमें लिखा गया जुडिशियल कमीशन नेम देगा पार्लियामेंट्री कमेटी को, पार्लियामेंट्री कमेटी शॉर्टलिस्ट करेगी, आगे नाम भिजवा देगी। तो पावर डिफाइन नहीं थी कि इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन होगा, क्या पार्लियामेंट्री कमेटी रिजेक्ट कर सकती है या नहीं कर सकती। तो साथ वही है कि एक ज़रदारी साहब के दौर में आपको पता है जुडिशरी के साथ अच्छे लिंक्स नहीं थे, तो एक केस हुआ, केस में ये हुआ कि जजेस के नाम रिकमेंड किए जुडिशियल कमीशन ने, इफ्तिखार चौधरी साहब थे, और आगे से पार्लियामेंट्री कमेटी ने नाम वापस भिजवा दिए कि जी दीज नेम्स आर नॉट एक्सेप्टेबल। अच्छा, अब कोर्ट आपको पता है चढ़ गई, उन्होंने क्या किया, किसी बंदे ने केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने मैटर उठा लिया कि भाई आपने कैसे रिजेक्ट कर दिया। पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा कि हमें मना कहां किया गया है, वेयर हैव वी बीन आस्क्ड नॉट टू रिजेक्ट इट। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि आप इस कंफ्यूजन को दूर करें और बताएं कि क्या आइन में लिख दें, स्पेसिफाई कर दें कि पार्लियामेंट्री कमेटी क्या जुडिशियल कमीशन की रिकमेंडेशंस को कर सकती है रिजेक्ट या नहीं कर सकती। तो फिर 19th अमेंडमेंट हुई और उसमें उन्होंने कहा जी कर सकती है, लेकिन साथ शर्त ये होगी कि पार्लियामेंट्री कमेटी को साथ रीजन लिखने पड़ेंगे कि आप क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं। और इससे एक कोर्ट की पावर इसलिए बढ़ी कि वो रीजन मेंटेनेबल है या नहीं है, ये मामला फिर डिस्प्यूट पे जा सकता है और वो कोर्ट के पास जाएगा। तो जुडिशियल कमीशन की पावर इस सेंस में साथ कहते हैं लोग बड़ी है, बिकॉज जुडिशियल कमीशन की रिकमेंडेशंस को पार्लियामेंट्री कमेटी डिस्क्रिशनरी रिजेक्ट नहीं कर सकती, उसे एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी और रीजन लिखने पड़ेंगे, और रीजन जब लिखेगी तो इट वुड बिकम मैटर ऑफ जुडिशियल नेचर, वो कोर्ट में जाके चैलेंज हो सकती है। लेकिन हम पावर ना बढ़ाने वाला आर्गुमेंट जो इसको मैं मानता हूं वो इसलिए मानता हूं बिकॉज जुडिशियल कमीशन के पास पावर तो पहले से नहीं थी। इट डिड नॉट हैव द पावर टू ओवरराइड द पार्लियामेंट्री कमेटी। द क्वेश्चन वाज कैन पार्लियामेंट्री कमेटी ओवरराइड जुडिशियल कमीशन, दैट वाज द मेन क्वेश्चन एक्चुअली। बट एनीवे एक डिबेट है थोड़ा। अच्छा, 18th अमेंडमेंट ये सवाल है जी, ये जो प्रोसेस में बताने लगा हूं ये 18th अमेंडमेंट से पहले था ही नहीं। देयर वाज नो रोल ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी और जुडिशियल कमीशन इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। 18th अमेंडमेंट के अंदर पहली दफा पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई जिसके अंदर 4 मेंबर्स सेनेट से होंगे एंड दे हैड अ रोल टू प्ले। और वो रोल क्या होगा? दे हैड अ रोल टू प्ले इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। फिर आगे आपको पता है पीएम के पास जाता है और पीएम से प्रेसिडेंट के पास। So this is how Senate, and which means provinces, got some role in the appointment of the judges of Supreme Court as well as High Court. एक छोटा सा सवाल है, आखिरी सवाल है, क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का भी यही फॉर्मूला अप्लाई अपॉइंट करने का? यस जी, आंसर इज नो, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसके अपॉइंटमेंट का तरीका था सीनियर मोस्ट। यस, ओके, उसको उसके लिए कोई प्रोसीजर नहीं है।
ओके, सो दिस इज मेन 18 अमेंडमेंट। अच्छा, इसमें मैंने फेडरेशन से रिलेटेड बातें की हैं। फेडरेशन के अलावा अगर आप करना चाहेंगे तो बहुत सारे और भी चीजें हैं। फॉर एग्जांपल, इसके अंदर फेडरेशन के अलावा 58(2)(b) की बात की गई है, 58(3) को एबॉलिश किया गया, जजेस की अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर चेंज किया गया। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट हैव चेंज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं। 18th अमेंडमेंट पे मैं आपको एक शॉर्ट सी रीडिंग दूंगा पिल डैट की। दैट विल बी अ वेरी गुड रीडिंग पिल डैट की। अगर आप भी गूगल करेंगे आपको मिल जाएगी, बट आई विल शेयर दैट रीडिंग विद यू गाइस टू। जी हमजा, आर्टिकल 6 में लफ्ज सस्पेंड का ऐड किया गया। एक कमेंट है जी, लावसा ने कहा है कि आफ्टर गवर्नमेंट टेक्स मेजॉरिटी इन सेनेट दे विल रोल बैक। दे कैन नॉट रोल बैक द 18th अमेंडमेंट। दे कैन नॉट रोल बैक विद ऑल देयर माइट, with all the vigors. They cannot roll back the 18th amendment. That's I'm sure about, because 2/3 majority नहीं है। सद अगर वो जो रॉयल्टी एंड रिसोर्सेज है, यस, वो पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हैं। दैट्स ट्रू। स्पेलिंग ऑफ द आर्टिकल, वो पिल डेट है रिमशा, वो आपको समझ नहीं आएगी। वो पिल डेट इदारा है, उसका एक आर्टिकल है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। PILDAT मैं आपके साथ शेयर करूंगा अभी। ओके, स्पोर्ट की तस्वीर ले लें जरा गुलफाम। लेट्स गो टू द चैलेंजेस। चैलेंजेस करते हैं 10 मिनट में, फिर ब्रेक लेते हैं। ये जो बात की फेडरल गवर्नमेंट रोल बैक करना चाह रही है, क्यों करना चाह रही है, चैलेंजेस क्या हैं? अच्छा, मैं चैलेंजेस फ्रॉम सीपैक नहीं कह रहा, चैलेंजेस टू सीपैक करो। उफ, इतना लंबा सा कमेंट। ये चैट बड़ी जरा ऊपर करना, कोशिश करता हूं पढ़ने की। एक तो प्राइवेट मैसेज है। नीचे दे, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, बस ठीक। जी उस्मान, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। परफेक्ट, परफेक्ट। ओके, ठीक हो गया। मैं चैलेंजेस टू सीपैक बोला सारा। डिड आई से चैलेंजेस टू सीपैक? सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं बताना जी। आजा, यू विल फॉलो द सेम पैटर्न। सॉरी जी, सीपैक नहीं, चैलेंज, और सीपैक मैंने पढ़ाया होगा कल तो याद आ गया। चैलेंजेस टू फेडरलिज्म इन पाकिस्तान। नहीं नहीं, इट वाज नॉट सरकेज़म, ये मेमोरी का मसला है। अच्छा, मुझे बताएं, अपने पॉलिटिकल साइंस में भी, करंट अफेयर में भी ये डिबेट करेंगे, इसी का डिबेट करेंगे। और आप लिखेंगे कि इस 18 अमेंडमेंट को जब एनालाइज करेंगे कि इस 18 अमेंडमेंट की वजह से प्रोविंशियल जो डिसेंट्रलाइज फेडरेशन बनी है। और अब आपसे सवाल है, आफ्टर दिस अमेंडमेंट इज इट अ स्ट्रॉन्ग फेडरेशन और अ वीक फेडरेशन? It is a strong federation. It is a stronger federation. Yes, Mustafa. Than before, obviously. देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं वैसे कि क्या पाकिस्तान की फेडरेशन उतनी स्ट्रांग है जितनी अमेरिकन है, और इट इज लेस स्ट्रांग? The answer is big no. It's much less a strong federation than theirs. True. Anyhow, but just कह रहा हूं sort of can never be जरा, अब ये बात नहीं है, but still challenges to federalism. Yeah, two colors please, because वैसे तो कहते हैं challenges from federalism, challenges from 18th amendment, हम लिखेंगे challenges to federalism. क्या challenges हैं? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज जो क्रिटिक्स का व्यू है आसान लफ्जों में, वो क्या है? क्रिटिक्स कहते हैं कि 18th amendment has resulted in two major problems. One,
a loose federation. The 18th Amendment has created loose federation where Pakistan's national integrity is challenged. अच्छा, लाइट गई है यहाँ पे, तो आपकी मुझे तस्वीर नज़र नहीं आ रही, तो मेरी तस्वीर आपको आ रही होगी, मेरी आवाज़ भी आ रही होगी, तो आप कमेंट लिखेंगे, मुझे नज़र नहीं आएगा, तो मैं स्लोली बोलता जाता हूँ, बाद में जो क्वेश्चन होगा मैं एड्रेस कर लूँगा 1-2 मिनट बाद। लूज फेडरेशन है जहाँ पे नेशनल इंटेग्रिटी इज बीइंग चैलेंज्ड एंड बीइंग थ्रेटन्ड। कैसे? ऐसे के अब प्रोविंसेस के पास, दूसरे लफ्ज़ों में इसको कहते हैं provinces got too much powers, and it is likely that they do not have the capacity to take that responsibility. उनके पास ये कैपेसिटी नहीं है, उनकी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर सकें, एंड इट इज लाइकली टू क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ नेशनल हार्मनी, एंड देयरफॉर it will create the issues to national security and integrity. It will create issues to national integrity and therefore national security. ये एक मेन पॉइंट है जी, जो क्रिटिक्स कहते हैं। इसको थोड़ा एग्जाम्पल से जाते हैं, कुछ एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे उसमें और उस पर बात करते हैं। बट इन द मीन वाइल अभी आपकी तस्वीर भी मेरे सामने आने लगी है, चैट भी आने लगी है, कोई क्वेश्चन है तो आप उस पर पूछिए, फिर हम आगे चलते हैं। एग्जाम्पल में किस तरह से ये चैलेंज करेगा, कौन सी एग्जाम्पल दे सकते हैं हम, यहाँ पे पेपर में लिख सकते हैं या चैलेंज कर सकते हैं, क्रिटिक्स क्या कहते हैं, उस पर हम बात करेंगे। ओके, अब मुझे आप नजर आ रहे हैं। गुड। फाइनेंस, एजुकेशन, मैरिज लॉज, उससे नेशनल इंटेग्रिटी और सिक्योरिटी का फर्क नहीं पड़ेगा हमारे यहाँ, वो इशू जरूर है बट उससे इंटेग्रिटी का इशू नहीं है। एजुकेशन, यस दैट वुड मेक सेंस। फंड्स और चीज हो जाएगी मुस्तफा, और चीज हो जाएगी वो फंड। अच्छा, मैं एक मिसाल दूं, मैं फाइनेंस की बात नहीं करेंगे, यस करिकुलम की बात हो सकती है, एजुकेशन की, हेल्थ की बात हो सकती है, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो सकती है। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स। फूड की बात आ सकती है। अच्छा सुनिएगा जी, देखिए अब एग्रीकल्चर इज अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट। इफ एग्रीकल्चर इज अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट और हर प्रोविंस अपनी एग्रीकल्चर पॉलिसीज बनाएगा। इफ प्रोविंसेस विल मेक देयर ओन एग्रीकल्चर पॉलिसीज, तो क्वेश्चन ये है कि इट इज लाइकली टू क्रिएट problems of food security in Pakistan. What if a province decides to shift focus from agriculture to industry? अच्छा, इसलिए बिकॉज उसको लगे कि उसके प्रोविंस के नीड्स जो हैं, जो एग्रीकल्चर नीड्स हैं, दे कैन बी मेट विद स्मॉल स्केल एग्रीकल्चर एंड इंस्टेड दे नीड टू फोकस ऑन इंडस्ट्री। मैं खासकर इशारा करना चाह रहा हूं सिंध की तरफ, पेपर में लिखेगा नहीं बट बता रहा हूं। अच्छा, अगर वो एग्रीकल्चर से फोकस करके इंडस्ट्री पे शिफ्ट करते हैं बिकॉज उनकी प्रोविंशियल एग्रीकल्चर नीड्स कम हैं, उनका सूबा तो ठीक हो जाएगा। व्हाट विल हैपन टू द नेशनल फूड क्राइसिस? विल इट नॉट क्रिएट दैट प्रॉब्लम? दैट विल वर्सन इट। फूड सिक्योरिटी का क्राइसिस बन सकता है, जो कि नेशनल सिक्योरिटी है। फूड सिक्योरिटी का हम नेशनल सिक्योरिटी में लेते हैं। Another one, एक और चीज, what if one province decides to
one province decides to be loose on the issues like hoardings, inflation, etc. Acha, what if one province differs from other provinces on food prices, गन्ने की कीमत, चीनी की कीमत, आटे की कीमत? What if they are differently? जी एग्जैक्टली जिशान, मैं इसी तरफ इशारा करना चाह रहा हूं. तो इट इज लाइकली टू क्रिएट द नेशनल क्राइसिस ऑफ प्राइसिंग, ऑफ इन्फ्लेशन, ऑफ फूड क्राइसिस, फूड सिक्योरिटी, स्मगलिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. क्रिटिक्स कहते हैं दिस इज अ प्रॉब्लम विद दैट. दूसरी एग्जांपल, लॉ एंड ऑर्डर अब प्रोविंशियल सब्जेक्ट है. वो जो आईजीज वाला वाक्य हुआ, law and order is a provincial subject. Now question is, if law and order is a provincial subject, what if different state provinces make different policies on law and order? For example, one province is harsh on terrorists, other is not. One province makes laws that criminalize particular act, but other provinces don't. So this is likely to create a major problem of national integration between provinces as well. वो law and order का crisis create करेगा. अच्छा, lastly, local government. Local government का जो issue है, that is another major problem. Oh yes, समीर रमजान, मैं इस पे भी आ रहा हूँ. Local government. Now each province has its own system of local government. Now इसका मतलब है पाकिस्तान में एक डेमोक्रेसी नहीं है. Now we have 4 democracies. सिंध के अंदर अलग है, बलूचिस्तान के अंदर अलग है, पंजाब के अंदर अलग है और बलूचिस्तान के अंदर अलग है. एवरी प्रोविंस हैज गिवन डिफरेंट पावर्स टू लोकल गवर्नमेंट. दे हैव गिवन डिफरेंट पावर्स टू द वोटर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा. जैसे पंजाब में अब कर दिया कि डिस्ट्रिक्ट नाजिम को जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन होगा उसको अवाम डायरेक्टली इलेक्ट करेंगे. सिंध में नहीं है ऐसा, वहां वोटर की पावर नहीं है. तो एक अगेन पॉलिटिकल आइडेंटिटी का क्राइसिस जो है वो बनता है. अच्छा, एजुकेशन पे अगर मैं बात करूं तो एजुकेशन का बड़ा सीरियस इशू है जी, बहुत सीरियस. अगर आप मुझे पूछें एजुकेशन विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू ये है. नाउ आफ्टर 18th amendment, ईच प्रोविंस कैन मेक देयर ओन एजुकेशनल पॉलिसीज इंक्लूडिंग करिकुलम. करिकुलम रिमेन्स विद द प्रोविंसेस, एट लीस्ट स्कूल लेवल पे. एंड देयर इज फियर दैट प्रोविंसेस आर लाइकली they may, some of them may include syllabus which would trigger ethnic rivalries and competitions, and it may also include ethnic profilings. It is likely to happen in this way. The impact क्या आएगा? That is likely to create the challenge of ethnic violence, ethnic conflicts, and therefore threat to the integrity of Pakistan. आपने देखा होगा, लिखिएगा नहीं पेपर में, पंजाब की टेक्स्ट बुक बोर्ड में कुछ चैप्टर्स ऐड किए गए और उसमें लिखा गया पश्तून जो होते हैं वो जंगजू होते हैं. पता नहीं आपने ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा. इट वाज एडेड टू द उर्दू या पाकिस्तान स्टडी की बुक में ये चीज़ ऐड किया गया, बाद में इसको रिमूव किया गया. नाउ द क्वेश्चन इज, यू आर डिक्लेयरिंग समबडी, और मॉडर्न दौर में जंगजू का मतलब इट्स नॉट अ तारीफ, इट्स नॉट अ प्रेज, इट इज लाइक दे आर वायलेंट. अंग्रेजी में तर्जुमा इसको वायलेंट करेंगे. वॉर मॉन्गर्स, एग्जैक्टली. तो ये इस तरह की जो डायलेमास हैं दे आर लाइकली, और फिर वो रिमूव कर दिया गया. बट इसी तरीके से कल सिंध ऐड कर दे कि हमारा पानी का मसला पंजाब की वजह से है, तो क्या हो जाएगा? कल केपी के कह दे कि हमारे यहाँ जो वॉर ऑन टेररिज्म है इट इज बिकॉज ऑफ द रूलर्स फ्रॉम पंजाब और सिंध. तो कहना कि बलूचिस्तान वाले कह दें हमारे रिसोर्सेज को पंजाब में, हमारे रिसोर्सेज हैं बट दे कुड नॉट बी डेवलप्ड बिकॉज ऑफ द रूलर्स फ्रॉम पंजाब, तो क्या कर लेंगे आप? सो द क्वेश्चन इज दैट इज लाइकली टू क्रिएट द इशू ऑफ इंटर प्रोविंशियल राइवलरीज, एथनिक राइवलरीज एंड द चैलेंज टू इंटीग्रेशन. तो इसी तरीके से जिस तरह अमीर हमने लिखा कोविड-19 का क्राइसिस है. Again, it's a major crisis because जो health है, it's a provincial subject.
एंड द प्रॉब्लम इज दैट डिफरेंट प्रोविंसेस हैड डिफरेंट रिस्पॉन्सेज. इवन एजुकेशन के ऊपर अगर आप देखें तो सिंध वाज नॉट एग्रीइंग टू द क्लोजर ऑफ स्कूल्स. पहली वेव में सिंध वाज द फर्स्ट वन टू promote the idea of closing schools. Now they are unwilling, but they had to ultimately. अच्छा, वो फेडरल गवर्नमेंट ने मजबूर नहीं कर सकती. ये सिर्फ कंसेंसस है that they have developed. Otherwise, प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ इंटर प्रोविंसेस का जो इंटर प्रोविंशियल हार्मनी है for the crisis like COVID-19, you really find the federal and provincial governments agreeing on the common response to COVID-19. Yes, Zishan. वैसे तो नेशनल सिंगल नेशनल करिकुलर का मुखालिफ मैं खुद भी हूँ. आई एम ऑल्सो द क्रिटिक ऑफ इट, बट स्टिल द क्वेश्चन इज अगेन आपकी जो नेशनल हार्मनी है, नेशनल इंटीग्रेशन है, दैट इज बीइंग थ्रेटेंड. ये कहना है एक क्रिटिक्स का, दिस इज लूज फेडरेशन. और वो कंक्लूड करते हैं और वो कहते हैं कि दिस इज नो लॉन्गर अ फेडरेशन, दिस हैज प्रैक्टिकली बिकम अ कन्फेडरेशन. ये वो कहते हैं. ज़ुल्फ़िकार, एचईसी का रोल है स्टैंडर्डाइजेशन का रोल है. कोविड-19 का पॉइंट मुस्तफा बेसिकली ये है कि कोविड-19 के क्राइसिस के बाद प्रोविंसेस आपस में डिफरेंट हेल्थ पॉलिसीज हैं. अगर लॉकडाउन की पॉलिसी भी डिफरेंट हो जाए मुस्तफा, तो मुझे बताएं एक प्रोविंस में लॉकडाउन सख्त है, दूसरे में नहीं है. द क्रॉस प्रोविंशियल मूवमेंट ऑफ पीपल इज लाइकली टू क्रिएट द नेशनल क्राइसिस. तो आपका एपिडेमिक जो है वो एक प्रोविंस में दूसरे प्रोविंस में जा सकता है, एक थ्रेट क्रिएट हो सकता है. एंड प्रोविंसेस विल ब्लेम ईच अदर. एक राइवलरी अगेन इशू है इंटीग्रेशन का. अमीर हमजा, आइडियली दैट इज व्हाट शुड हैपन, बट हमारा मसला ये है, हमारी फेडरेशन का पास्ट रिकॉर्ड ऐसा है दैट प्रोविंसेस जो है फेडरल का रोल को नेगेटिवली देखते हैं. So certain things that seem ideal on paper, based on the history, they are not acceptable. Where is CCI in this? हमारा यही सवाल है, where is CCI on this? यही इसी मकसद के लिए CCI बनी थी और इसीलिए CCI का इस्तेमाल हो ही नहीं रहा. And that's the dilemma with the Federation of Pakistan. यही तो फेडरल गवर्नमेंट से गिला आता है, जो ऊपर कहता है फेडरल गवर्नमेंट को रोल प्ले करना चाहिए. अब CCI का इलाज बुलाना फेडरल गवर्नमेंट का काम नहीं बुलाती, क्या करेंगे आप? जी साथ एग्जैक्टली ट्रू. और पाकिस्तान में ऐसा होने लगा है. अगर ये वेव स्ट्रांग ना हुई, इट विल हैपन. जी और यहां पे ब्लेम आएगा फेडरल गवर्नमेंट को. ट्रू. सेकंड मेजर क्रिटिसिज्म जी, लास्ट पॉइंट, आखिरी पॉइंट है जी, और वो है इश्यू ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन पे. फेडरल गवर्नमेंट या क्रिटिक्स कहते हैं 18th अमेंडमेंट के दैट बाय एडिंग द प्रोविजन दैट प्रोविंशियल शेयर कैन नॉट बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 57.5%, इससे आप कम नहीं कर सकते, यू कांट रिड्यूस इन दैट प्रोवाइड्स लिमिटेड स्पेस टू द फेडरल गवर्नमेंट. फेडरल गवर्नमेंट के पास बच गया 42.5%. Critics said that this reduced fiscal space for federal government will lead to compromise on key federal subjects. 57.5% शेयर प्रोविंसेस का है, फेडरल गवर्नमेंट का शेयर है 42.5%. This reduced fiscal space for federal government will impact national security, and it will impact other federal departments like foreign affairs, like debt payment, etc. जो फेडरल का काम है करें, वाटर रिसोर्सेज वगैरह, डैम बनाना, ये सारी चीजें, फेडरल गवर्नमेंट कहती है कि हमारे जो नेशनल इश्यूज हैं, सिक्योरिटी का इशू सबसे बड़ा इशू है, उसके लिए फिर फंड कहां से लाएं? आपको पता है हमारा डिफेंस और जो दूसरा है एक डिफेंस है, एक और है डेट पेमेंट, यस, इन दोनों को मिलाकर 60% हमारा फेडरल बजट इज यूज फॉर ओनली दीज टू थिंग्स.
हमारा 60% बजट जो है वो डिफेंस पे और साथ में डेट पेमेंट पे जाता है। ऑलमोस्ट 42% के करीब जो है वो डेट पेमेंट है और ऑलमोस्ट 18% के करीब जो है वो उस पर चला जाता है, डिफेंस पे चला जाता है। द क्वेश्चन इज, आर्गुमेंट ये देते हैं कि हमारी डिफेंस की नीड बढ़ रही है एज इंडिया इज गेटिंग एग्रेसर। इंडिया एग्रेसर बनी जा रहा है, खासकर पिछले 1.5 साल से अगर आप देखें, इंडिया इज इन्वॉल्व इन न्यूक्लियर आर्म्स रेस, सी पैक के सिक्योरिटी थ्रेट्स बढ़ रहे हैं, अफगानिस्तान में सिक्योरिटी थ्रेट्स मौजूद हैं, एंड ऑल ऑफ देम आर क्रिएटिंग अ रिड्यूस्ड फिस्कल स्पेस फॉर फेडरल गवर्नमेंट। और डेट पेमेंट तो करनी है। अब ये तो नहीं कह सकते गौरी आया है आप हम डेट पेमेंट नहीं करना, आप कैसे कह नहीं सकते। सो द क्वेश्चन इज, आप इन बजट में सिक्योरिटी थ्रेट्स बढ़ रहे हैं, आपकी डेट लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं, इन दैट केस फेडरल गवर्नमेंट कैन नॉट स्पेंड मनी। फिर दया में बादशाह डैम के लिए पैसे कहां से लाएं, फिर बहुत सारी डिफेंस की नीड्स के लिए पैसे कहां से लाएं, और सैलरीज हम सफर कर रहे हैं, सैलरीज नहीं बढ़ा रही फेडरल गवर्नमेंट 2 सालों से। सो द क्वेश्चन इज, ये एक मेजर क्राइसिस है। उस कहते हैं खासकर आप डिफेंस बजट जो है उसको अगर आप स्पेस नहीं देंगे, दैट विल कंप्रोमाइज ऑन द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान। कावान भी चला गया, मेनली बिकॉज फेडरल गवर्नमेंट डज नॉट हैव द मनी फॉर ऑल ऑफ दोस थिंग्स, दैट्स ट्रू। तो ये एक फेडरल गवर्नमेंट का मेजर इशू है जी। तो वो चाहते हैं रिड्यूस फिस्कल स्पेस मींस दैट फेडरल गवर्नमेंट हैज बीन क्रिपल्ड बाय द लैक ऑफ मनी ऑन दैट। तो ये 2 बड़े चैलेंजेस हैं फेडरेशन को, चैलेंजेस है 18th अमेंडमेंट को, जिनकी वजह से बिकॉज ऑफ दैट द फेडरल गवर्नमेंट प्लान्स टू रिवर्स द 18th अमेंडमेंट which is considering the strong reaction from smaller provinces particularly. जी उस्मान, ट्रू। सेल्स टैक्स इज प्रोविंशियल, दोनों है जी, प्रोविंशियल सेल्स टैक्स भी है, फेडरल सेल्स टैक्स भी है, दोनों है। इसका सोल्यूशन क्या है? बड़ा अच्छा सोल्यूशन है जी। नहीं होगी मुस्तफा रिवर्स, इंशाल्लाह नहीं होगी रिवर्स ये। अच्छा, रिमशा, देयर इज अकाउंटेबिलिटी टू द प्रोविंशियल फाइनेंशियल एक्सपेंसेस थ्रू कोर्ट्स। कोर्ट्स मौजूद है ना, और बाकी इदारे भी मौजूद हैं। अच्छा, सोल्यूशन क्या है? देखिए, अगर आप ओवरऑल नेशनल रेवेन्यूज इंक्रीज कर दें, इफ यू इंक्रीज द नेशनल रेवेन्यूज, फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल देता हूं, अगर आपके नेशनल रेवेन्यूज 1000 होंगे तो फेडरल गवर्नमेंट के पास पैसे कितने हो जाएंगे? 420 रुपीज, 425 रुपीज। अगर आप रेवेन्यूज 1000 के बजाय 1500 या 2000 कर दें, इफ यू डबल द रेवेन्यूज, तो इनका भी डबल हो जाएगा। आप फेडरल परसेंटेज इंक्रीज करने के बजाय एब्सोल्यूट अमाउंट इंक्रीज कर सकते हैं इफ यू इंक्रीज द नेशनल रेवेन्यूज, एंड दैट्स द बेस्ट सोल्यूशन टू दैट। बजाय अमेंडमेंट करके इस प्रोविजन को रिवर्स करने के, आप ऐसे कर सकते हैं कि आप नेशनल रेवेन्यूज इंक्रीज करें। फायदा ऐसा नहीं है। अब अगेन क्वेश्चन इज, आप टैक्स रेट ना बढ़ाएं, टैक्स नेट बढ़ाएं, बड़े बड़े चोरों को पकड़ें। यस अमीर हमजा, दैट्स इनकम टैक्स। यस दैट्स ट्रू। मैं भी उन गरीबों में शामिल हूं जो हम टैक्स पे करते हैं, और मेरा इनकम टैक्स मौलाना फजल रहमान से ज्यादा टैक्स पे करता हूं जी मैं। हाउ टू इंक्रीज टैक्सेस रेवेन्यूज आर बाय इंक्रीजिंग द टैक्स बेस। टैक्स पेयर की तादाद बढ़ानी चाहिए। जो लोग पे कर सकते हैं टैक्स बट नहीं करते, उनकी बढ़ानी चाहिए। एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं छोटा सा। मैं यहाँ अकेडमी में पढ़ा रहा हूँ, यहाँ से जो इनकम आती है इट्स टैक्सेबल, वो टैक्सेबल अमाउंट है। मेरा लॉयर मुझे कहता है, मैं वैसे टैक्स पे कर रहा हूँ क्योंकि हम सरकारी मुलाजिम हैं, हमारा टैक्स खुद ही कट जाता है वहां से। मेरा लॉयर कहता है कि बड़ा आसान तरीका है आपके टैक्स रिटर्न में आपके पैसे छुपाने का, तो यू शुड नॉट पे द टैक्सेस। और ये बात परसों की है, 2 दिन पहले की बात है, लास्ट डेट आ रही थी, मैंने उसे कहा कि मेरा जमा करवा दो। उसने कहा कि आपकी ये जो अमाउंट आती है इट कैन इजीली बी एवेडेड फ्रॉम टैक्स रिटर्न्स। तो वकील सारे मसला है आसान में।
जो करते इनको क्या मिल जाता है शहबाज? मैं शहबाज आपको ही पॉइंट मारा था वैसे। मिलता क्या है? दैट्स अ सेपरेट डिबेट। इट इज अ सिंफुल टास्क, इट इज अ सिंफुल टास्क, बट दिस इज व्हाट इट इज। उसके बाद फिर हमारी बेगमें होती हैं, वो कहती है कि नहीं टैक्स देने की जरूरत क्या है। मैं उससे कहता हूँ यार देना चाहिए, वी हैव टू पे इट। हम पढ़ाते हैं बच्चों को, मुझे शर्म आती है बच्चों को ये पढ़ाते हुए तब टॉपिक, और मैं खुद डिबेट कर रहा हूँ। सो ऑब्वियसली बात है। तो समहाउ एक नेशनल स्पिरिट की जरूरत होती है, एथिक्स की बात होती है सारी की सारी। नहीं मैंने नहीं की हुई, बट सिर्फ बता रहा हूं। और आप में से अगर कोई प्रैक्टिकल लॉयर है, शहबाज अगर आप हैं या मीर हमजा, आप अगर लॉ में प्रैक्टिस में है, यू नो कि लॉयर्स बताते हैं हमें कि कैसे करना होता है। दैट्स व्हाट दे डू। यस मारिया, दैट्स यू। हाँ ये है, दैट्स ट्रू। एनीवे बट इसलिए बेस्ट सोल्यूशन यही है जी, आप रेवेन्यूज इंक्रीज करें और टैक्स बेस को इंक्रीज करें। रेवेन्यू इंक्रीज करने से जो फेडरल गवर्नमेंट है उसका ओवरऑल शेयर इंक्रीज हो जाएगा। दैट्स व्हाट्स लाइकली टू हैपन सॉर्ट ऑफ। एनीवे आई गेस दैट्स ऑल जी। लेट्स टेक 5 मिनट्स ब्रेक, 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं, वरना आप लोगों ने मुझे ब्रेक कर देना। 10:57 हुए हैं, लेट्स टेक 8 मिनट्स ब्रेक। वी विल रिटर्न बैक एट 11:05 पे वापस आएंगे। बाय बाय।